हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज रैपिड रिवीजन। कैसे हैं आप सब? फटाफट चैट में बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि मैं आज की क्लास शुरू कर सकूं। फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। सर क्या करने वाले हैं आज की क्लास में अपन लोग? आज की क्लास में अपन लोग करने वाले हैं रैपिड रिवीजन हमारे चैप्टर नंबर 10 यानी कि ऑडिट एंड ऑडिटर्स का। दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आप 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर 10 रिवाइज करवाऊंगा इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। पर एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये रैपिड रिविजन है तो आपको इसको एक बार पढ़ के बैठना चाहिए, तो आपको रिविजन का बेनिफिट होगा, या आराम आराम से स्लो स्लो से देखना चाहिए। पर ये रिविजन है तो मैं तो इसको पूरी स्पीड में पूरी एनर्जी के साथ करूंगा, ताकि ये आपके अगले आने वाले रिविजन में भी आपकी हेल्प करे। अब दोस्तों एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप ये नोट परचेज कर सकते हैं। और हम लोग जितने भी बच्चे ये लिंक से परचेज कर रहे हैं उनको हम बहुत इमीडिएटली बुक्स डिस्पैच करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स है, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, बिना किसी बकवास के। ठीक है, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों, एकदम मजे से सुनते जाना और सब समझ आता जाएगा। कोई चीज अगर नहीं समझ आई तो उसको मार्क करके रख लेना, उसको क्लास के बाद आप अलग से देख सकते हो, पर क्लास का फ्लो मत तोड़ना। जो भी बच्चा लाइव या रिकॉर्डेड अभी देखना शुरू कर रहे हैं, जब तक वीडियो खत्म नहीं हो जाता कहीं जाने का नहीं। ऐसा नहीं है 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो 4 इंस्टॉलमेंट में देख रहे हो, इसको एक बार में देख के खत्म करो। दोस्तों मेरी बात सुनो, ये जो चैप्टर है आपका, ये शुरू होता है सेक्शन 139 से एंड इट गोज ऑन टिल योर 148। 139 से शुरू होता है, 148 तक जाता है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने सबसे पहले आपके ऑडिट कमिटी के एप्लीकेबिलिटी की बात करी है। सर जिनके पास ये चीज नोट्स में नहीं होगी कोई बात नहीं, क्लास में मैंने आपको लिखवाया होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, अभी लिख लेना। सर पहले मेरे को बताओ, ऑडिट कमिटी अप्लाई किसको किसको होता है? हमको ऑडिटेड ऑडिटर समझना है। तो क्या हर किसी को ऑडिट कमिटी अप्लाई होता है? नहीं सर, सिर्फ स्पेसिफिक कंपनीज को ऑडिट कमिटी अप्लाई होता है। जैसे कि सबसे पहला लिस्टेड कंपनी, दूसरा अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पहला तो लिस्टेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी, दूसरा अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आप क्या बन जाते हो? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बन जाते हो। पर सर ध्यान रखना, जब भी आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बनाओ, जब भी आप ये कैटेगरी में फॉल करो, तो प्लीज ध्यान रखना 3 लोगों को एग्जेम्पशन दिया गया है जो कभी भी ऑडिट कमिटी की जरूरत नहीं है उनको। पहला ज्वाइंट वेंचर, दूसरा आपका होली ओन सब्सिडरी, और तीसरा डोरमेंट कंपनी। ये तीनों को कभी भी किस चीज की जरूरत नहीं है, ये तीनों को कभी भी आपको ऑडिट कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है। सर एक बात बताओ, ये लिमिट से एक बार एप्लीकेबल हो गया तो जीवन भर के लिए अप्लाई होगा? नहीं राजा, ये लिमिट अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर 3 consecutive years। 3 साल तक लगातार अगर ये लिमिट आप नहीं मीट कर पाते हो तो भैया आपके लिए ऑडिट कमिटी अप्लाई होना बंद हो जाएगा। सर आप मेरी बात समझ रहे हो? ये ऑडिट कमिटी है, लिमिट बताओ। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, एंड आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर बोरोइंग्स एक्सीडिंग 50 करोड़। यहाँ पे मोर देन इक्वल टू नहीं है, एक्सीडिंग है। तो सर ये हो गया आपके ऑडिट कमिटी का डेफिनेशन। अब दोस्तों उसके बाद शुरू करते हैं 139, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में। मेरी बात एकदम आराम से सुनते जाना सर, प्लीज सुनते जाना मेरी बात। क्या कहा मैंने आप लोगों से? 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जिसमें आप ऑडिटर को पहली पहली बार या बाद में अपने कंपनी में अपॉइंट करते हो। ये मैं इसके शुरू के जो 6 पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको यहां से पढ़ाने की जगह अपने क्लास के नोट से पढ़ाऊंगा और वापस यहां पे ले आऊंगा। चिंता मत करना, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया आप उसको लिख सकते हो, पर वो बहुत समराइज है तो आपको इतना सारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। सर ये देखो, सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स क्या कहता है? अगर आप एक फर्स्ट ऑडिटर है, सर आप कंपनीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो नॉर्मल कंपनी यानी कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, और दूसरा गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज। मतलब कुछ कंपनीज ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है पर गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड एक तरीके से, तो उनके लिए भी ये सेकंड वाला पार्ट अप्लाई होता है। अब सर देखो, फर्स्ट ऑडिटर अलग, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अलग, और उसके अलावा कैजुअल वैकेंसी वाले अलग। फर्स्ट ऑडिटर अलग, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अलग, कैजुअल वैकेंसी वाले अलग। सर फर्स्ट ऑडिटर के केस में बताओ, सर अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरी कंपनी में रामलिंगम राजू
रामलिंगम राजू को मैं क्या बनाऊंगा, फर्स्ट ऑडिटर बनाऊंगा। सर अब चोर क्या कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं। अब मैंने बोला फर्स्ट ऑडिटर बनाऊंगा, तो मेरे को बताओ कितने दिन के अंदर बनाओगे। सर लॉ ने बोला 30 डेज के अंदर बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। अगर बोर्ड फेल हो जाए तो उस अगले 90 डेज के अंदर आपका शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। मतलब टोटल मिला के कितना दिन हो जाएगा राजा, 120 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर बोर्ड नहीं कर पाया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के शेयर होल्डर अपॉइंट कर लेगा 90 डेज के अंदर। सर ये जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ, ये कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, ही विल होल्ड द ऑफिस टिल द नेक्स्ट एजीएम। टिल द नेक्स्ट एजीएम। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे आएगा सर? सर याद रखना, सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमेशा कौन लाता है, इधर मेरी बात ध्यान से सुनो। सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन लाता है वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, पर सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है ना वो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा 5 साल के लिए, यानी कि 6th एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा एंड सो ऑन। फिर 6 से 11, 11 से 16 इस तरीके से चलता रहेगा। पर सर सवाल ये है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएगा कैसे? ये देखो सर, पूरी चार्ट को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो मान लो हमने डिसाइड किया पीडब्ल्यूसी को लाने, तो ऑडिट कमेटी क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेकमेंड करेगा एक नाम जो इन्होंने कर दिया पीडब्ल्यूसी, कि भैया पीडब्ल्यूसी को हम डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। अगर बोर्ड को लगा ओके, तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड जाके आगे शेयर होल्डर्स को बताएगा कि भैया शेयर होल्डर्स इसको अपॉइंट कर दो। पर बोर्ड को लगा ओके नहीं है, तो वो ऑडिट कमेटी को बोलेगा भैया तू वापस रिकंसिडर कर, हमको पीडब्ल्यूसी नहीं चाहिए। अब सर दो चीजें हो सकती है, अगर ऑडिट कमेटी रिकंसिडर करेगा तो आप वापस उसी सर्कल में पहुंच जाओगे। ऑडिट कमिटी कमिटी रिकंसिडर किया, उसने बोर्ड को दिया, बोर्ड को ठीक लगा तो मेंबर, मेंबर बोर्ड को ठीक नहीं लगा तो वापस रिकंसिडर, तो वो सर्कल हो गया। पर सर अगर ऑडिट कमेटी को आपने कहा रिकंसिडर करने और उसने रिकंसिडर नहीं किया तो क्या होगा, तो वो अपने डिसीजन पे अड़े रहा। अब बोर्ड भी अपने डिसीजन पे अड़े रहेगा। बोर्ड टू रिकॉर्ड रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन। बोर्ड बोलेगा तेरे रिकमेंडेशन की ऐसी की तैसी, माना कि तेरे को इज्जत दी पर ज्यादा सिर पे मत चढ़ना। तू अगर हमारी बात नहीं मानेगा, रिकंसिडर नहीं करेगा, तो हम तेरे क्या करेंगे, रीजंस बताएंगे तेरे नाम को क्यों डिसएग्री कर रहे हैं। पीडब्ल्यूसी क्यों नहीं चाहिए, अरे उसने सत्यम का फ्रॉड किया था हमको नहीं चाहिए, तो भैया हमको नहीं चाहिए। और आप अपने नए अपने वाले ऑडिटर क्या करोगे, रेकमेंड करोगे मेंबर को, और मेंबर जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, ऐसा नहीं ओआर पास करके अपॉइंट कर देंगे किसको, आपके शेयर होल्डर, आपके ऑडिटर को। अब दोस्तों जब ऑडिट कमिटी किसी का नाम रेकमेंड कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के करेगा ना। हाँ सर एमसीक्यू के बारे में सोचेगा। एम क्या है, मिसकंडक्ट, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का बहुत बड़ा केस तो नहीं चल रहा है। सी सर सी क्यू क्या है, क्यू क्यू समझो क्वालिफिकेशन, यू हैव द रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज, आपको ऑडिट में क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज है। और तीसरा सी कॉमनसरेट, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज है इट इज कॉमनसरेट विद द कंपनी। कॉमनसरेट मतलब क्या, रेलेवेंट, मतलब उसका एक्सपीरियंस होगा पर क्या वो मेरे कंपनी के लिए रिलेवेंट है, वो आप चेक करोगे और इस तरीके से क्या कर दोगे राजा, आप अपने सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर दोगे। सर क्या कृतिका के अलावा किसी और को समझ आ रहा है राजा? हाँ। उसके बाद मैंने क्या कहा हीरो, मैंने ये कहा कि ये तो हो गया आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर। उसके बाद सर थोड़ा वेकेंसी का तरीका। सर जब आपके वेकेंसी का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है, जब आपके वैकेंसी का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है तो उस केस में क्या होगा सर, मान लो अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई, मतलब आपका टेन्योर खत्म नहीं हुआ पर उसके पहले आप छोड़ के चले गए, आपका टेन्योर खत्म नहीं हुआ उसके पहले आप रिजाइन कर दिए, या जो ऑडिटर था उसकी डेथ हो गई, या वो पागल हो गया, बोले हम पागल नहीं भैया हमारा दिमाग खराब है, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में उसकी ऑफिस खाली हो जाएगी। ऑफिस अगर वेकेट हो जाएगा तो उसको भरेगा कौन सर, नॉर्मल कंपनीज के केस में 30 दिन के अंदर बोर्ड भरेगा, 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। और ये जो ऑडिटर आया है ना, ये 5 साल तक नहीं रहने वाला, ये बचे हुए समय तक नहीं रहने वाला, ये सिर्फ कब तक रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। ये कब तक रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। पर दोस्तों अगर रेजिग्नेशन का केस है तो जैसे ही बोर्ड ने अपॉइंट किया ना, उसके 3 महीने के अंदर आपको शेयर होल्डर का ओआर लेना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, अगर रेजिग्नेशन का केस है तो जैसे ही उसने अपॉइंट किया बोर्ड ने, उसके 3 महीने के अंदर आपको ओआर लेना पड़ेगा। सर ये हो गया आपका कैजुअल वैकेंसी वाला पॉइंट। अरे आपको मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ ओके। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये तीनों हो गए आपके नॉर्मल कंपनी के। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा सर, गवर्नमेंट कंपनी का क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कैसे आएगा सर, पहले 60 डेज मिलेंगे सीएनडीजी को। सर 60 डेज सीएनडीजी को क्यों मिलेंगे, क्योंकि भैया सुनो, बोर्ड को तो 30 दिन देते थे सर ऊपर, सीएनडीजी को 60 दिन क्यों दे रहे हो, अरे सरकारी काम है, लंच ब्रेक होगा, टी ब्रेक होगा, शाम को जल्दी जाना होगा, 60 दिन तो लगेगा सर, सीएनडीजी को 60 दिन दो, नहीं कर पाए तो 30 दिन बोर्ड को देना, और फिर भी अगर नहीं कर पाए तो 60 दिन शेयर होल्डर को देना। ईजीएम बुला करके अपॉइंट करेंगे, पर शेयर होल्डर को 90 दिन नहीं मिलेगा क्योंकि सीएनडीजी ने इतना दिन खा लिया है। मतलब टोटल टोटल कितना मिल रहा है, 150 डेज। टेन्योर क्या होगी, अगले एजीएम तक। सर अब गवर्नमेंट कंपनी की खास बात याद रखना, ऑडिटर हर साल नया आता है, 6-6 5-5 साल रह के नहीं जाता, हर साल नया आता है। तो यहां पे क्या होगा, नेक्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा, साल शुरू होने के 180 दिन के अंदर, फ्रॉम द स्टार्ट
फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर 180 दिन के अंदर आप एक ऑडिटर अपॉइंट कर दोगे, ये अगले एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा। और अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई तो सर सबसे पहले आप सीएनडीजी को थोड़ा सा टाइम दोगे। कितना टाइम दोगे सर? यहां पे सीएनडीजी को सर 30 डेज दोगे। क्यों सर? सरकारी काम स्लो, लंच ब्रेक, 60 डेज नहीं भैया, वो तो नॉर्मल दिनों में, इमरजेंसी के समय तो इनको भी जल्दी काम करना पड़ेगा ना। तो 30 दिन सीएनडीजी को और 30 दिन उसके बाद बोर्ड को मिलेगा। और इसमें वो रेजिग्नेशन वाला कोई पॉइंट नहीं है। यहां पे जो ऑडिटर अपॉइंट होगा इसका टेन्योर नेक्स्ट एजीएम तक का होगा। सर ये आपका पूरा समरी है किस चीज का? फर्स्ट ऑडिटर का। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना सर। उसके बाद सेक्शन 139 यहीं से कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, अगर आपका ऑडिटर है, आप मेरे नोट्स में भी फ्लो देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। सर आपके अपॉइंटमेंट के पहले, मेरी बात ध्यान से सुनना, अपॉइंटमेंट के पहले ऑडिटर को दो चीजें करनी पड़ेगी और अपॉइंटमेंट के बाद दो चीजें होगी। सर अपॉइंटमेंट के पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको रिटन कंसेंट देना पड़ेगा कि मैं, सर देखो कंसेंट के बिना कुछ मत करना, मैं तुमको बार बार सिखा रखा हूं, नो कंसेंट नथिंग डूइंग। ठीक है, तो सर कंसेंट की जरूरत है, किस चीज की कंसेंट की बात कर रहा हूं? रिटन कंसेंट कि तू मेरा बनने के लिए तैयार है क्या? ऑडिटर बोले हाँ, तो भैया उसका रिटन कंसेंट ले लेना। और दूसरा सर उससे ना एक सर्टिफिकेट ले लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सर, एक सर्टिफिकेट ले लेना जिसमें चार चीजें लिख देना। सबसे पहला सर, सबसे पहला आप, मैं जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं सीक्वेंस में पढ़ो। सबसे पहला आप ये लिख देना कि भैया अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट। जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर लिमिट है, कितना लिमिट है सर? आगे चल के आप देखोगे 20 कंपनीज का लिमिट है एक ऑडिटर के लिए, तो वो लिमिट के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट हो रहा है। दूसरा सर आप ये बता देना दैट यू आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, आपकी एलिजिबिलिटी है अंडर सेक्शन 141। तीसरा सर आप ये बता देना कि अपॉइंटमेंट जो है वो कंपनीज एक्ट के टर्म्स के हिसाब से, इट इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। और चौथा, जो भी आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स है तो पूरे आपने डिस्क्लोज कर दिया, वो ट्रू है और कंप्लीट है, मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है, ये आपको बताना पड़ेगा। अरे समझे क्या आप? सर इसको मैं आपको कैसे याद करवाता हूं? LET प्रोसीडिंग, लेट द प्रोसीडिंग बिगिन। लेट, एल का इन लिमिट्स, ई का एलिजिबिलिटी, टी का टर्म्स और प्रोसीडिंग का प्रोसीडिंग। सर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा राजा। ये क्या हो गया आपका? लेट द प्रोसीडिंग बिगिन। अब उसके बाद सर आपने क्या करा? अपॉइंटमेंट के पहले एक रिटन कंसेंट दे दिया और एक सर्टिफिकेट दे दिया। सर क्वेश्चन आया एग्जाम में, सर्टिफिकेट के क्या कंटेंट है? ये आपके कंटेंट है। उसके बाद राजा मेरे को ये बताओ, एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद क्या? सर उसके बाद कंपनी जो है वो आरओसी को ADT 1 भेजेगा, जिस कितने दिन के अंदर? विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग इन विच ऑडिटर इज अपॉइंटेड। जब भी आपका ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर आप क्या भेजोगे? ADT 1 भेजोगे। सर ऐसा सिमिलर प्रोविजन आपने NFRA में पढ़ा था कि कंपनी जो बॉडी कॉर्पोरेट जो है, अदर देन कंपनी, जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो 15 दिन के अंदर आरओसी को, और आरओसी को नहीं भैया, यहां पे NFRA आएगा, वो 15 दिन के अंदर किसको? NFRA को 15 दिन के अंदर NFRA को क्या भेजेगा? NFRA 1 भेजेगा कि भैया हमने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है, कि हमारे घर में ऑडिटर आ गया है। सर ऊपर आप आरओसी के पास जा रहे हो, नीचे NFRA के पास। ऊपर कौन जा रहा है? कंपनी। नीचे कौन जा रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी। सर बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी जैसे कि कौन हो गया सर? आप समझ लो कोई भी और फॉरेन कंपनी होगी, कोई बाहर की कंपनी होगी जो आपकी इंडिया की कंपनी नहीं है, उसको NFRA 1 का अप्लाई करना पड़ेगा। सर आपको मेरी बात समझ में आई? सर ये क्या हो गया? ये आप लोगों का प्रोविजन हो गया बेसिक। अब उसके बाद क्या आता है? एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोविजन आता है टेन्योर का, रीअपॉइंटमेंट का और कूलिंग पीरियड का। आपको मैंने बताया था कुछ कंपनीज में रोटेशन ऑफ ऑडिटर होता है, ये वो कॉन्सेप्ट है। सर कौन से कंपनीज का रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल है? 4 कंपनीज, याद करना। लिस्टेड कंपनी, दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे अल्टीमेट सोल्यूशन के नोट्स के लास्ट में ये जितने भी सारे लिमिट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो सारे समराइज किए गए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सर मेरी बात ध्यान से सुनो। सर अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या कोई भी कंपनी हो जो बोरिंग या डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा करता है, उसको क्या करना पड़ेगा? ये कंडीशन कंप्लाई। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी छोटी भी हो, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, प्राइवेट कंपनी फिर बहुत बड़ी, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा, या कोई भी कंपनी जिसका बोरिंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, मतलब पब्लिक का स्टेक है राजा, मतलब पब्लिक का हेवी स्टेक है, तो हम बोलते हैं तुम्हारा टेन्योर जो रहेगा ना, इंडिविजुअल का 1 टर्म रहेगा 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का, और आपके फर्म का 2 टर्म रहेगा 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का। पर सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको कूलिंग पीरियड, उसके बाद आपको ठंडा होने जाना पड़ेगा 5 साल के लिए। एंड ध्यान से सुनना, उस 5 साल में यू शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन सेम कंपनी फॉर 5 ईयर्स। यू शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द सेम कंपनी फॉर 5 ईयर्स। सर मेरे को एक बात बताओ, क्या उसी कंपनी में मैं इंटरनल ऑडिटर बन सकता हूं? अभी मैं स्टैट ऑडिटर था, वो छोड़ के अब मैं इंटरनल ऑडिटर बन सकता हूं? द आंसर इज यस। दूसरा, सर क्या उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में मैं
स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता हूं? द आंसर इज अगेन यस, आप सर वो कर सकते हो, बस आप एक ही चीज नहीं कर सकते, उसी कंपनी में स्टैट ऑडिट मत करना। उसके अलावा आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। सर आपको मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो। अरे यस और नो? अब सर उसके बाद सुनना। सर तीन लोग और हैं, तीन लोग और हैं सर, ये नोट्स आपको ना, आप मांग, मेरे को पता है आप ये नोट्स मांगोगे, उससे अच्छा मैं बताऊं, स्क्रीन पे देख देख के लिख लो। एक बार लिखने का समय लगेगा 139 आपका, अगले अगले हर बार आपका 7 से 8 मिनट में रिवाइज हो जाएगा और हर एक बात जोर से समझ आ जाएगी। सर आपको क्या काम है ना, उसके बाद आगे मेरी बात सुनो। फॉलोइंग पर्सन आर ऑल्सो इनएलिजिबल ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड। सर मेरी बात सुनना, कुछ और लोग हैं जिनको हमने उस 5 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड में कंपनी की तरफ नजर मारने से मना कर दिया। सबसे पहला सर, वो फर्म्स जिनके पास कॉमन पार्टनर है, मतलब सर मान लो एबीसी एंड एसोसिएट निकले और उसके कुछ कॉमन पार्टनर्स एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट में, तो एपीसी एंड एसोसिएट 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है और साथ साथ में एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट भी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। दूसरा सर, अगर आप सेम नेटवर्क फर्म के हो, सेम नेटवर्क फर्म मतलब जैसे कि ईवाई एक ब्रांड है, ईवाई के 4 अलग अलग फर्म है, ऐसा नहीं होगा कि एक फर्म का टेन्योर खत्म हुआ तो दूसरा फर्म जाके काम कर लेगा, ना जी ना। अगर आप सेम नेटवर्क फर्म में हो तो सारे के सारे फर्म जो उस नेटवर्क के अंदर है वो डिस्क्वालीफाइड है। और सर सेम नेटवर्क फर्म मतलब क्या सर, या तो सेम ब्रांड नेम है, या तो सेम ट्रेड नेम है, या फिर कंट्रोल नेम है, या फिर कॉमन कंट्रोल है, या फिर आपका ब्रांड नेम सेम है, ट्रेड नेम सेम है, या फिर कंट्रोल कॉमन है, तो उन केसेस में आपके सारे के सारे फर्म्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 5 साल के लिए। और सर अगर एक बात समझना, एक रिलायंस का ऑडिटर था डेलोइट, डेलोइट का जो पार्टनर था, जो इंचार्ज था, जो एक पार्टनर इंचार्ज था, जो साइन करता था, जो सर्टिफाई करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो पार्टनर अगर बाद में कभी राम कृष्ण मूर्ति नाम का पार्टनर था, मान लो अगर कृष्ण मूर्ति छोड़ करके अगर वो ज्वाइन कर लेता है केपीएमजी, तो अब वो खाली हाथ नहीं जाएगा। जब आप केपीएमजी जाओगे ना तो वो 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन भी लेके जाओगे केपीएमजी के लिए। मतलब आप केपीएमजी भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता रिलायंस का। क्यों? क्योंकि भैया जो पार्टनर मेन इधर काम करता था वो तो अब इधर आ गया है ना। तो भैया इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट एंड सर्टिफाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो रिटायर करता है डेलोइट से और ज्वाइन करता है अनदर फर्म, सच अनदर फर्म इज ऑल्सो इनएलिजिबल फॉर 5 years। सर ये 3 बात याद रखना, कॉमन पार्टनर, कॉमन कंट्रोल, और उसके अलावा पार्टनर जो है रिटायर करके दूसरे फॉर्म में ज्वाइन कर रहा है। सर समझे क्या? उसके बाद रोटेशन का मैनर आपको पता है, रोटेशन में कोई खास बात नहीं है। सर एक बात ध्यान रखना, ट्रांजिशन पीरियड, मतलब जब ये प्रोविजन 2014 में आया था तो आपको बोला गया था चलो भैया जिसका 5 साल या 10 साल से ऊपर हो गया छोड़ो, पर एक सेकंड, तुरंत छोड़ने की जरूरत नहीं है, 3 साल का तुम पे टाइम देंगे, 3 साल तक तुम काम कर सकते हो, लेकिन 31 मार्च 2017 को छोड़ के चले जाना। अब सर ट्रांजिशन पीरियड में ये प्रोविजन याद करो कि 2014 में अगर ये प्रोविजन आया है तो सवाल ये है कि तुम कितने साल से काम कर रहे हो। मान लो फर्म है सर, फर्म जो है 15 साल से काम कर रहे हैं तो बचा हुआ 3 साल काम करेगा। सर फर्म अगर 8 साल से काम कर रहा है तो तू 2 साल तेरा बचा हुआ है, पर मिनिमम 3 साल तो मिलेंगे, तो 3 साल काम करना। पर अगर तूने 5 साल ही काम किया है अभी तक तो तेरे को बचा हुआ 5 साल मिलेगा। इतने साल तक तू कंटिन्यू करके उसके बाद तेरे को कूलिंग पीरियड में जाना पड़ेगा। सर देखो मैं आपको बताता हूं फर्म का क्या सीन हो, इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, इंडिविजुअल 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, फिर 5 साल ठंडा होने जाता है। फर्म 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, फिर 5 साल रिन्यू होता है और फिर 5 साल ठंडा होने जाता है। तो सर आप समझ रहे हो? मेरे को आप ये बताओ, जब आप ठंडे हो गए उसके बाद क्या फिर से आप अपॉइंट हो सकते हो? हाँ सर, उसके बाद आप फिर से अपॉइंट हो सकते हो 5 साल के लिए। सिमिलरली फर्म क्या हो सकता है, फिर से 5 साल के लिए और 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल का कैसे चल रहा है सर, देखो इंडिविजुअल का गरम ठंडा गरम ठंडा, गरम ठंडा गरम ठंडा। यार आपके फर्म का कैसे चल रहा है, गरम गरम ठंडा गरम गरम ठंडा। समझ रहे हो तुम? गर्मा गर्म ठंडा गर्मा गर्म ठंडा, समझेगा तुम? हाँ सर ये क्या है, ये आप लोगों के अपॉइंटमेंट का साइकिल है। एक बात समझ के रखना सर, एक बात समझ के रखना, जब यहाँ पे आप अपॉइंट हो रहे हो इसको अपॉइंटमेंट कहते हैं। यहाँ पे जब आप अपॉइंटमेंट हो रहे हैं अपॉइंटमेंट कहते हैं, इसको सर क्या कहते हैं, इसको रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट कहते हैं, इसको री अपॉइंटमेंट कहते हैं। पर यहाँ कैजुअल वैकेंसी आ गई और कैजुअल वैकेंसी के बाद वापस इसको फिर से अपॉइंटमेंट कहते हैं, री अपॉइंटमेंट नहीं कहते, इसको फ्रेश अपॉइंटमेंट कहते हैं। अरे समझे क्या? पक्का? चलो सर आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है सर, मेरी बात सुनना सर। कंपनी में जॉइंट ऑडिटर हो सकते हैं, अगर कंपनी में जॉइंट है ऑडिटर्स तो उस केस में ये इंश्योर करना सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर एक ही साल में रिटायर ना हो रहे, उनका रोटेशन का पीरियड अलग अलग होना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद मेरे को ये बताओ, रोटेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरनली, सर अगर मेंबर्स बहुत कोचक रहे हैं फर्म को, कंपनी को, अगर मेंबर्स क्या कर रहे हैं, बहुत छेड़ रहे हैं कंपनी को, तो वो क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स का इंटरनल रोटेशन भी करवा सकते हैं। सर इंटरनल रोटेशन का क्या मतलब है? मतलब राजा मेरी बात ध्यान से सुनना,
मेरी बात ध्यान से सुनना सर। इंटरनल रोटेशन का क्या मतलब है? मतलब सर वो ये बोल सकते हैं एक ऑडिटिंग पार्टनर और उसकी टीम वो रोटेट होगी ऑडिट फर्म के अंदर और ऑडिट एक या एक से ज्यादा ऑडिटर करेंगे। ये दोनों क्या होता है, मेंबर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर ये जो पहला वाला पार्ट हो गया जहां पे आप बोल रहे हो एक से टीम जो है ऑडिटिंग पार्टनर और टीम वो चेंज होगी, इसको इंटरनल रोटेशन कहते हैं और इसको मोस्टली ज्वाइंट ऑडिट कहते हैं, जहां एक से ज्यादा ऑडिटर ऑडिट करेगा। सर उसके बाद लास्ट पॉइंट इस सेक्शन का, एक ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है। पहले तो अगर वो एलिजिबल है तो रीअपॉइंट हो सकता है, पर रीअपॉइंट हो सकता है उसके लिए ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। उसका डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हो गया, उसने अपना अनविलिंगनेस तो राइटिंग में नहीं दे दिया दैट ही इज नॉट विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। और तीसरा, कहीं ऐसा एसआर तो नहीं पास हुआ है जहां पे तुमने किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात की या उस ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात नहीं की। अगर ये तीनों कंडीशन मीट होते तो आप एक बंदे को रीअपॉइंट कर सकते हो। सर डेलोइट के 5 साल हो गए, 5 साल के बाद आप रीअपॉइंट करना चाहते हो, ये तीन कंडीशन देखोगे। पहला, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। दूसरा, अनविलिंगनेस नहीं शो की है। तीसरा, एसआर पास नहीं हुआ है जहां डेलोइट को आने से एक्सक्लूसिवली मना किया है या एक्सक्लूसिवली बोला है कोई और आएगा, ये दोनों भी नहीं हुआ है ना, तो आप डेलोइट को रीअपॉइंट कर सकते हो। सर आपको मेरी बात समझ में आई क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? सर दिस वाज योर सेक्शन नंबर 139 इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आप इसको नोट से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। सर मेरा आपसे एक सवाल है, मेरे को एक बात बताओ सर। आपने अभी रीअपॉइंटमेंट वगैरह सब पढ़ लिया राइट? आपने अभी रीअपॉइंटमेंट वगैरह सब पढ़ लिया। मेरे को एक बात बताओ सर, मैं एक ऑडिटर था जो पहली पहली बार अपॉइंट हुआ एज अ फर्स्ट ऑडिटर, तो मैं ऑफिस कब तक होल्ड करूंगा सर? मैं ऑफिस होल्ड करूंगा फर्स्ट एजीएम तक। सर ये मेरा जो भी फर्स्ट टाइम या जो भी था, तो मेरी बात चल रही है कि यहां से मेरे को 5 साल के लिए एक बार ऑडिटर बनाया जाए, एक बार ऑडिटर बनाया जाए। सर देखो ये 5 साल के लिए आ गया ना, तो इसके बाद तो 5 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा, वो मेरे को पता है। पर सर मेरे को ये बताओ, जब मैंने यहाँ पे एज अ फर्स्ट ऑडिटर 1 साल या 1 साल से कम काम कर लिया, तो क्या वो मेरा एक टेन्योर हो जाएगा कि मैं उसके बाद भी यहाँ पे अपॉइंट हो सकता हूं? मतलब क्योंकि सर मैंने 1 साल तो एज अ फर्स्ट ऑडिटर काम किया ना, उसके बाद 5 साल और, मतलब टोटल 6 साल हो जाएंगे। क्या ये वैलिड है कि वैलिड नहीं है? सर ये आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 8 में आ रखा है, ये बिल्कुल वैलिड है। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, यहाँ पे आप जब फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होते हो ना, उसको टेन्योर में काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जब अपॉइंटमेंट होगा इट विल बी अ फ्रेश अपॉइंटमेंट, और इसके बाद आप आगे क्या कर सकते हो, 5 साल काम करके कूलिंग पीरियड में जा सकते हो। सर एग्जाम में ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि फर्स्ट ऑडिटर है और 1 साल तो हो गया। नहीं भैया 1 साल तो नहीं हुआ। हमें कोई लास्ट सवाल का जवाब दो सर। मैं अगर एक इंडिविजुअल हूं, मेरे को 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, ये पूरा 5 साल है, 5 साल में से मैंने 3 साल काम किया, लेकिन 3 साल बाद किसी पर्सनल रीजन से मैंने रिजाइन कर दिया। पर मैंने उसके तुरंत बाद ही मैंने बोला अरे सॉरी गलती हो गई, मैं काम कर सकता हूं, मेरे को 2 साल का मेरा बचा हुआ टेन्योर दे दो, मेरे को मेरा बचा हुआ टेन्योर 2 साल का दे दो, क्योंकि मेरे को एक टर्म मिलता है 5 साल का। क्या मेरे को 2 साल मिलेगा बचा हुआ? द आंसर इज, अरे बोलो, द आंसर इज नो। सर आपको एक टर्म नहीं मिलेगा। 2 साल का क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको बोला गया है 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। जब आपने यहाँ पे रिजाइन मारा ना, तो आपने रेजिग्नेशन करके ब्रेक कर दिया कॉन्जिक्यूटिव ईयर को। अब आपको वापस आपको 2 साल के, 1 साल के 6 महीना भी नहीं मिलेगा। अब तो जब 5 साल के वनराज में, तो जा 5 साल के कूलिंग पीरियड में। अरे समझ गई क्या? ये सर ये हो गया आपका पूरा का पूरा 139। सर अब उसके बाद मैं आपको सेक्शन 140 समझाने वाला हूं, जो आपने आज तक जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं समझा होगा जैसा मैं समझाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। सर इधर देखो मेरे स्क्रीन पे, सेक्शन नंबर 140 किसके बारे में बात करते हैं? पहले मैं आपको यहां से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, फिर मैं उसके बाद आपको सॉल्व मतलब पूरा समझा, उसके बाद पूरा रीड करवा के लूंगा। सर पूरा रेगुलर क्लास ही चल रहा है, तुम टेंशन मतलब। अरे सुनो सर 140 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 140 बात करता है दो चीजों के बारे में, एक तो आपके रेजिग्नेशन के बारे में और दूसरा बात करता है आपके रिमूवल के बारे में। सर रेजिग्नेशन कैसे होगा? सर रेजिग्नेशन के लिए कुछ नहीं, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, और उसके बाद उस नोटिस के 30 डेज के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा ADT 3। किसको फाइल करोगे सर? आप कंपनी को फाइल कर देना। ठीक है सर, आप कंपनी को फाइल कर देना, ROC को फाइल कर देना, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG को भी फाइल कर देना। पर इसमें तुम बता देना रीजंस कि मैं क्यों रिजाइन कर रहा हूं। सर एक ऑडिटर को रीजन बताना बहुत जरूरी है। अगर वो रीजन नहीं बताएगा तो उसको पेनल्टी लगेगा, और पेनल्टी में उसका रेम्यूनरेशन जा सकता है। पेनल्टी क्या होगा वो हम देख लेंगे, पर ये रेजिग्नेशन हो गया सर, बहुत सिंपल है। जब भी ऑडिटर को मन करेगा वो नोटिस देकर रिजाइन कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक बात बताओ, ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं, और कंपनी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बोले नहीं नहीं तुम मेरे को ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, इतना सारा काम पेंडिंग है, मैं तुम्हारे नोटिस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं।
क्या आपका कंपनी रेजिग्नेशन नोटिस को एक्सेप्ट करेगा? नहीं सर, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तू एक्सेप्ट कर, तू हाँ कर या ना कर, मैं चलते बनूंगा। तू हाँ कर या ना कर, मैं चलते बनूंगा। ऑडिटर नोटिस देगा, 30 दिन के अंदर रीजन देगा और चलते बनेगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। उसके बाद सर अगर आप बात करो रिमूवल की, मेरी बात सुनो, अगर आप बात करो रिमूवल की, तो रिमूवल का क्या कॉन्सेप्ट है सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। रिमूवल के लिए क्या लिखा है? तीन चीजें लिखी है, सुनना मेरी बात ध्यान से। रिमूवल के लिए लिखा है, सबसे पहला कौन रिमूव कर सकता है सर? सबसे पहला रिमूव कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन रिमूव कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा कौन रिमूव कर सकता है? शेयर होल्डर। और तीसरा कौन रिमूव कर सकता है? मेरी बात ध्यान से सुनना, तीसरा रिमूवल हो सकता है बाई ट्राइब्यूनल ऑल्सो। बाई ट्राइब्यूनल ऑल्सो। एक मिनट रुकना राजा। समझे सर? सर ये तीन लोग क्या कर सकते हैं? ये तीन लोग रिमूवल कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना राजा। सर बोर्ड, शेयर होल्डर, ट्राइब्यूनल। सर बोर्ड रिमूवल करेगा तो क्या होगा, पहले मेरे को ये बताओ। सर बोर्ड कैसे रिमूव करेगा? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है सर। देखो, बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड करोगे कि भैया ऑडिटर को निकालना है। जब आपने बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको जाके क्या करना पड़ेगा? सीएनडीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सीएनडीजी का अप्रूवल। सर सीएनडीजी का अप्रूवल लेने के लिए आप जाओगे फॉर्म नंबर एडीटी 2 लेकर के। मैंने आपको याद करवाया था, रिमूवल के लिए क्या है? एडीटी 2 निकल। एडीटी 1 में तो अपॉइंट किया, 2 निकल, 3 क्या निकालेगा? मैं खुद छोड़ के जा रहा हूं। मतलब रेजिग्नेशन, एडीटी 3 किसका है? रेजिग्नेशन का है। सर आप सीएनडीजी ने क्या किया? एडीटी 2 भेजे आप। सीएनडीजी को नहीं भाई, सॉरी सॉरी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एडीटी 2 भेजोगे। उसके बाद सर कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। जैसे ही सीजी का अप्रूवल आ जाए ना, जैसे ही सीजी का अप्रूवल आ जाए, उसके अप्रूवल के 60 डेज के अंदर आप क्या करोगे? जनरल मीटिंग बुलाओगे और जनरल मीटिंग में आप रेजोल्यूशन पास करवा के रिमूव कर दोगे। आप रेजोल्यूशन पास करवा के रिमूव कर दोगे। ये कहां पे होगा सर? ये आपकी जनरल मीटिंग में होगा। पर ये तो कब? जब आपको बोर्ड निकालना चाहता है। पर मेरे को बताओ सर, बोर्ड निकालने के अलावा एक और तरीका भी तो है। जब आपको कौन निकालना चाहता है? जब आपको आपका शेयर होल्डर निकालना चाहता है। अब रजा, अगर आपको शेयर होल्डर निकालना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर शेयर होल्डर जो निकालने चाहते हैं वो एक स्पेशल नोटिस भेजेंगे कंपनी को। सर स्पेशल नोटिस कौन सा वाला? सेक्शन 115 वाला। तो कितने लोग स्पेशल नोटिस भेजते हैं? याद करो सर, ये स्पेशल नोटिस भेजता है या तो 1% ऑफ वोटिंग पावर, या फिर आपका पेड अप शेयर कैपिटल जिसका 5 लाख या उससे ज्यादा है, वो हमें कंपनी की नोटिस भेजेंगे कि हजरात हजरात हजरात, कंपनी में जो ऑडिटर पीडब्ल्यूसी है उसको हम कंपनी से निकालना चाहते हैं। सर तो कंपनी के जैसे ही ये नोटिस आएगा, कंपनी इसको लेके चला जाएगा ऑडिटर के पास। ऑडिटर, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। और ऑडिटर को बोलेगा, ऑडिटर समय आ गया, चलते बनो। ऑडिटर बोलेगा, ऐसे कैसे? मेरे को ओरल तो करने दो। क्या? रिप्रेजेंटेशन, ओरल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा रिटन रिप्रेजेंटेशन। सर ओरल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? स्टेज में जाके खड़े होके, स्टेज में जाके खड़े होके वो क्या करेगा सर? ओरल करेगा। मतलब वो स्टेज में जाके खड़े होके अपना एक्सक्यूज देगा कि क्यों मेरे को मत निकालो। और रिटन रिप्रेजेंटेशन मतलब वो अपना पूरा कहानी लिखेगा। सर ये रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया इसको नोटिस के साथ भेजो। रिटन रिप्रेजेंटेशन वो बोल सकता है सेंड अलोंग विथ नोटिस। किसको नोटिस भेज रहे हो सर? आप अपने शेयर होल्डर को नोटिस भेजोगे ना मीटिंग का, उसके साथ भेज देना। और फिर शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग होगी और जनरल मीटिंग में उसको निकाल दिया जाएगा या रख लिया जाएगा। पर सर मान लो समय ना होने की वजह से आप अगर ये रिटन रिप्रेजेंटेशन ना भेज सके, तो दिस रिटन रिप्रेजेंटेशन विल बी रेड आउट लाउड इन द मीटिंग। मतलब क्या? आप उसको पढ़ करके सुनाओगे मीटिंग में। आप उसको मीटिंग में पढ़ करके सुनाओगे। और ये ओरल रिप्रेजेंटेशन का राइट तो रह गई। एक बात याद रखना, मीटिंग में पढ़ के सुनाने से उससे ओरल रिप्रेजेंटेशन का राइट अफेक्ट नहीं होता है। मतलब पढ़ के सुनाएंगे अलग और आके तुम स्टेज पे बोलोगे वो अलग। पर अगर सर किसी पार्टी को लगा, अगर किसी पार्टी को, किसी अग्रीव पर्सन को लगा कि यार ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का पावर है ना, उसको मिसयूज किया जा रहा है। क्यों मिसयूज किया जा रहा है? आप यूं समझ लो, अब्यूज किया जा रहा है किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो सर वो अग्रीव पर्सन क्या कर सकता है? वो चला जाएगा रोते रोते एनसीएलटी के पास कि एनसीएलटी एनसीएलटी ये क्या हो रहा है? क्यों मेरे खिलाफ ऐसी गंदी बातें लिखी जा रही है और क्यों वो सबको सर्कुलेट की जा रही है? नहीं होनी चाहिए ना। तो सर एनसीएलटी क्या ऑर्डर देगा? एनसीएलटी ऑर्डर देगा कि भैया ना तो इसको सेंड किया जाएगा और ना ही इसको रीड आउट लाउड किया जाएगा। अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड है कि तुम खामखा जबरदस्ती का राखी सावंत बनने की कोशिश कर रहे हो, अपने पावर को मिसयूज करके आप किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बोलेगा हम इसको आगे नहीं भेजेंगे और हम इसको पढ़ के भी नहीं सुनाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आई?
सर ये कब हो गया? ये पूरा का पूरा प्रोसेस कब हो गया? जब आपका, आप लास्ट में एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, आप प्लीज यूट्यूब में पॉज कर करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो कब हो गया? जब शेयर होल्डर निकालना चाहे। उसके बाद सर अगर ट्राइब्यूनल निकालना चाहे ना, तो सर देखो दो सिनेरियो हो सकता है। पहला तो नॉर्मल सिनेरियो, नॉन अग्रेसिव नॉर्मल सिनेरियो, जहां पे क्या हो रहा है, ट्राइब्यूनल या तो सुओ मोटू या फिर उसको किसी ने एप्लीकेशन दिया। किसने एप्लीकेशन दिया सर? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया या एनी अदर पर्सन ने एप्लीकेशन दिया, और ट्राइब्यूनल जो है वो सेटिस्फाइड है कि या तो तुम फ्रॉड कर रहे हो या तो तुम फ्रॉड में कल्यूड कर रहे हो, इधर यू आर इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड और यू आर कल्यूडिंग इन अ फ्रॉड। अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो ऑर्डर देगा कंपनी को कि कंपनी तू अपना ऑडिटर चेंज कर, तू अपना ऑडिटर चेंज कर। सर ये थोड़ा मेथड, थोड़ा रिमूवल का मेथड थोड़ा कैजुअल है कि हमने कंपनी को बोल दिया तू ही देख ले। पर सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया ट्राइब्यूनल को और ट्राइब्यूनल को लगता है भैया गर्म मामला है, जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, और ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है कि फ्रॉड हो रहा है, तो 15 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा कि भैया जो ऑडिटर है ना वो तत्काल प्रभाव से डिसकंटिन्यू कर रहा है, मतलब अब के बाद ऑडिटर ऑफिस मत आइयो कल से। दूसरा, वो कंपनी का नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा भैया तू ऑडिटर अपॉइंट कर ले। क्यों? क्योंकि सर ये अर्जेंट सिनेरियो है, जैसे कि सत्यम का स्कैम हो गया। अब सर ये दोनों जो भी करो आप, पर जिस ऑडिटर को आपने निकाला है ना, वो ऑडिटर आप 447 के फ्रॉड के लिए भी लायबल होगा और वो 5 साल के लिए इन एलिजिबल भी हो जाएगा किसी भी कंपनी में ऑडिटर बनने के लिए। 5 साल के लिए अब तू घर पे बैठ, तेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब ये हुआ ना बस अग्रेशन, ये हुआ ना बहुत अग्रेशन। 15 दिन के अंदर एक्शन लिया, उसको निकाल दिया, सीजी को बोला तू नया ला, और जिसको निकाला उसको 447 का फ्रॉड और 5 साल के लिए इनएलिजिबल। समझे तुम मेरी बात क्या? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? बोलो यस और नो। हाँ, डन सर, डन सर, पक्का डन। सर अगर ये चार्ट समझ आया और अच्छा लगा, तो अब मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको चार्ट अच्छा लगा, रिविजन अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बिकॉज आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। अगर चार्ट हेल्पफुल हुआ, इस तरीके से समझे जैसे इस सेक्शन को आज तक नहीं समझे थे, तो कमेंट पे जरूर बताना, बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू दैट योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन एंड दैट कीप्स मी गोइंग। तो उसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत करना सर, और आप नीचे कमेंट पे मेरे को जरूर बता देना आपको कैसा लग रहा है, पर आई होप दीज थिंग्स आर रियली हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। अब मेरी बात सुनना सर ध्यान से। अरे वो तो रह गया सर, सर वो तो रह ही गया, सर वो तो रह गया क्या सर? अरे ओ भगवान, जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा ना, जिसको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, जो भी लाइक करेगा, प्लीज उसको मेरी तरफ से मेरी दुआ है आपसे, उसको हर सब्जेक्ट में 2-2 नंबर बढ़ा के दे दो ना, प्लीज प्लीज। ऐसे मेरे दुआ दुआ में पास हो जाएगा, ऊपर बढ़ा दो ना प्लीज, दिल से निकली दुआ है सर। सुनो मेरी बात, आगे बढ़ते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। ये आपका रिमूवल ऑफ ऑडिटर हो गया। आप देख लो एक बार बिट्स एंड पीसेस में। सर अगर बोर्ड निकालना चाहे तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, सीजी का अप्रूवल लेगा 30 डेज के अंदर, और अप्रूवल आने के 60 डेज के अंदर जीएम में, जीएम बुला करके क्या पास करवाएगा? एसआर पास करवाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर। उसके बाद क्या लिखा है? रिजाइन करना चाहे खुद से तो रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन 30 डेज के अंदर रीजन बताने पड़ेंगे आपको ADD 3 में, कंपनी को, रजिस्ट्रार को और सीएनडीजी को। और अगर कॉन्ट्रावेंशन किया, आपने रिजाइन किया पर आपने नोटिस नहीं दिया, तो आपको पेनल्टी लगेगा लोअर ऑफ 50,000 रुपीज, या जो भी आपका ऑडिट रेम्यूनरेशन था। और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो हर दिन का आपको 500 रुपए लगेगा, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। सर स्पेशल नोटिस की बात हमने कर ली। एप्लीकेशन अगर एनसीएलटी को दोगे तो एनसीएलटी अगर अब्यूज के बारे में सेटिस्फाइड है तो वो नहीं भेजेगा, वो भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद ट्राइब्यूनल जो है वो आपके ऑडिटर को रिमूव कर सकता है, और वो क्या कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकाल सकते हैं। सर अगर आपने ट्राइब्यूनल को निकाला है तो वो 5 साल के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा और 447 में लायबल हो जाएगा। पूरा 100% कवर कर दिया सर मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सुनना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगला, आपका सेक्शन नंबर 141 बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन। अरे ओ राजा मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। सर एलिजिबिलिटी क्या है और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? सर सबसे पहले कौन एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए? सर सीए साहब, सीए साहब मतलब कौन? सीए साहब सर्विस वाले नहीं, सीए साहब प्रैक्टिस वाले। सीए साहब, सीए इन प्रैक्टिस जो है वो एलिजिबल होता है ऑडिटर बनने के लिए। पर अगर आप एक फर्म हो ना सर, तो फर्म ऐसा लेना जिसमें मेजोरिटी, सारे के सारे नहीं चाहिए, मेजोरिटी पार्टनर्स जो है वो क्या होने चाहिए? सीए इन प्रैक्टिस होने चाहिए, तब जाके आप ऑडिटर बन सकते हो। सर अगर एक फर्म है जिसमें मेजोरिटी पार्टनर सी है, बाकी डॉक्टर इंजीनियर प्लम्बर है, तो मेरे को ये बताओ
क्या बाकी लोग साइन कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कैसी बातें कर रहे हो सर, साइन तो सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस करेगा, उसके अलावा कोई साइन नहीं करेगा। फॉर्म के बिहाफ पे कौन साइन करेगा? सीए इन प्रैक्टिस साइन करेगा। अब सर ध्यान से डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ना दोस्तों, इसको कैसे याद करोगे सर? ये सेक्शन नंबर 141 का क्लॉज नंबर सबसेक्शन 3 का क्लॉज क्लॉज पढ़ने वाले हो, ए बी सी डी, कोशिश करना है इसको याद कर लो। 141(3) तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद एबीसीडी भी याद हो जाएगा, क्योंकि आपको नेचुरली याद तो करना ही है ना। उसके बाद सर क्या लिखा हुआ है देखो, ए अगर तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो, पर एलएलपी डिस्क्वालिफाइड नहीं है, मतलब एलएलपी ऑडिटर बन सकता है पर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता। दूसरा, और दो, टू, ओई इफ यू आर एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर आप उसी कंपनी के ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो, डिस्क्वालिफाइड। थ्री, पी ऑफ ओई, पी ऑफ ओई मतलब पार्टनर और एम्प्लॉय और ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्या कहा मैंने? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी में जो लोग ऑफिसर है उनके घर पे आप एम्प्लॉय हो या उनके पार्टनर हो, तो उस केस में आप भी डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। तो सर पहला बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालिफाइड है, ओई, पी ऑफ ओई, ये तीनों भी डिस्क्वालिफाइड है। चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जहां पे इन्होंने कहा एक पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, एक पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर वो डिस्क्वालिफाइड है अगर तीन चीजों में से कोई एक करता है। सर सिक्योरिटी होल्ड करता है, इनडेटेड है, या गारंटी दे रखा है। सिक्योरिटी होल्ड करता है इन व्हाट? यहां पे कौन से कंपनी आएंगी? कैश और सो, मतलब कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, तो कैश और सो। सर यहां पे अगर आप सिक्योरिटी होल्ड करते हो कैश और सो में, तो उस केस में क्या हो जाओगे? आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। लेकिन हमने रिलेटिव को एक्सेप्शन दिया है कि रिलेटिव जो है ना वो सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है और फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1,00,000 रुपीज। जब तक 1,00,000 रुपए के अंदर का फेस वैल्यू है चलेगा। सर देखो, एक तो कीवर्ड यहाँ पे फेस वैल्यू है, दूसरा यहां पे ध्यान रखना नॉट एक्सीडिंग है, मतलब एग्जैक्ट 1,00,000 होल्ड करेगा तो चल जाएगा। मैंने आपको बताया था हैप्पी के पास कितने शेयर्स है? 99,000 शेयर्स है रिलायंस के। हैप्पी कौन? मेरा छोटा सग्गा भाई। क्या वो मेरा रिलेटिव है? हाँ सर वो मेरा रिलेटिव है। तो वो अगर 99,000 रुपी फेस वैल्यू का शेयर होल्ड कर रहे हैं, क्या मैं क्वालिफाइड हूं कि डिस्क्वालिफाइड हूं? सर मैं अभी तक तो क्वालिफाइड हूं, लेकिन सर उसके बाद याद रखना, अगर कभी भी मेरे को अपॉइंट कर दिए, उसके बाद कभी भी अगर रिलेटिव का शेयर होल्डिंग 1,00,000 के ऊपर गया, रिलेटिव का शेयर होल्डिंग 1,00,000 के ऊपर गया, तो उस केस में क्या होगा? मेरे को 60 डेज मिलेगा करेक्टिव एक्शन लेने का। उसमें अगर मैंने एक्शन ले लिया तो गुड, नहीं तो मेरे को 60 डेज बाद ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। सर ये पॉइंट्स ध्यान रखना। और यहां पे मैंने कहा है होल्डिंग ऑफ ऑल द रिलेटिव्स शैल बी टेकन इन एग्रीगेट, मतलब सर जब आप 1,00,000 का लिमिट देखोगे ना, आप मेरे सारे रिलेटिव्स का मिला के देखोगे उस कंपनी और शो में, कैश और शो में। तो सर क्या कहा मैंने? मैं कैश और शो में एक भी रुपए का शेयर होल्ड नहीं कर सकता, पर मेरा रिलेटिव भी नहीं कर सकता, मेरे पार्टनर भी नहीं कर सकते, पर एक्सेप्शन दिया, मेरा रिलेटिव जो है वो कैश में कितना होल्ड कर सकता है? 1,00,000 तक के फेस वैल्यू का होल्ड कर सकता है। पर अगर उससे ज्यादा हो गया ना कभी बीच में, तो 60 डेज मिलेंगे करेक्टिव एक्शन के लिए, उसमें मेरे को अपना काम सुधार के लेना पड़ेगा। सर ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 1। उसके बाद दूसरा है, आप इनडेटेड नहीं होने चाहिए। आप या आपका रिलेटिव या आपका पार्टनर शुड नॉट बी इनडेटेड टू कैश और शो फॉर मोर देन इक्वल टू 5,00,000 रुपीज। 5,00,000 से ज्यादा इनडेटेड नहीं होने चाहिए। और तीसरा, इनडेटेड भी नहीं हो, you should not have given guarantee or provided security for indebtedness of any third person। किसी और के उधारी के लिए आपने गारंटी और सिक्योरिटी भी नहीं दिया होना चाहिए 1,00,000 रुपए का भी, नॉट इवन ऑफ 1,00,000 रुपए, एक्सीडिंग 1,00,000 रुपए। सर देखो तीनों में एक्सीडिंग है, 5,00,000 रुपए से ज्यादा, 1,00,000 रुपए से ज्यादा, और रिलेटिव के लिए मैक्सिमम लिमिट कितना है? 1,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा 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 है, ये ध्यान रखना तीनों जगह, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना, तो माइंड माई वर्ड्स, माइंड माई वर्ड्स, तुम सुन नहीं रहे हो पर माइंड माई वर्ड्स, एग्जैक्ट लिमिट पे खेलेगा कि इनडेटेडनेस 5,00,000 का है, बताओ क्या होगा? सर 5,00,000 से ज्यादा है ना, तो गई बहस पानी में। 5,00,000 से नहीं नहीं, आजकल गई बहस पानी में नहीं, 5,00,000 से ज्यादा है ना, ऑडिटर तेरा अपॉइंटमेंट पानी में गया, छपाक, ऑडिटर तेरा अपॉइंटमेंट पानी में गया, छपाक, अगर 5,00,000 से ज्यादा है तो। पर सर एग्जैक्ट 5,00,000 होगा तो चल जाएगा, समझे क्या मेरी बात? हाँ चलो सर, चलो सर मेरी मेरी बात सुनो, आगे आगे आगे। सर अगर आप एक पर्सन हो या फर्म हो जो क्या कर रहा है, जिसका बिजनेस रिलेशन है, और इन्होंने हद कर दी कैश के साथ, सो के साथ और एओएच के साथ। एओएच क्या है? एसोसिएट ऑफ कंपनी। अगर आपका कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग, या कंपनी की कोई और सब्सिडरी, या कंपनी की कोई और एसोसिएट, किसी के साथ भी अगर उस पर्सन का या उस फर्म का बिजनेस कनेक्शन है, बिजनेस रिलेशनशिप है, तो उस केस में क्या होगा सर? आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पर सर बिजनेस रिलेशनशिप में ना दो चीजें नहीं आती है। पहला, अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसको बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मानेंगे। दूसरा, सर अगर आप प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर रहे हो, तो उसको भी हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मानेंगे। कोई लोड ही नहीं है, कोई लोड स्पेस ही नहीं है। सर वो स्पीड में बोला मैंने, लोड ही नहीं है।
सर कोई लोड ही नहीं है। सर क्या कहा मैंने, अगर आप बिजनेस रिलेशनशिप है तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, पर बिजनेस रिलेशन नहीं माना जाएगा अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस में है। या दूसरा सर, अगर आपका प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर रखा है। अरे मेरी बात समझे क्या? यस सर। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 है अ पर्सन हु इज अ पर्सन whose relative is a director or key manage employee in the company। क्या कहा सर मैंने? अगर एक ऐसा इंसान है जिसका जो डायरेक्ट जिसका रिलेटिव जो है वो उस कंपनी में डायरेक्टर है या की मैनेजरल पर्सन है, मतलब सर ये क्लॉज को मैं एफ को बोलता हूं, एफ को बोलता हूं नेपोटिज्म। एफ को बोलता हूं नेपोटिज्म। सर नेपोटिज्म होने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के लोगों को लाके मत बैठाओ, अपने रिश्तेदारों को लाके मत बैठाओ। उसके बाद सर पॉइंट नंबर जी क्या कहता है? अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। किसी और जगह पे आप क्या हो? फुल टाइम एम्प्लॉय हो, तो आप भाई एक जगह काम करना, तो ऑडिटर क्यों बन रहा है? लेकिन सर उसमें एक और पॉइंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर मैक्सिमम लिमिट कितना है ऑडिट लेने का? 20। आप मैक्सिमम 20 कंपनी में ऑडिट ले सकते हो, पर जब ये 20 की लिमिट गिनोगे ना, आप 4 कंपनीज को मत गिनना। पहला 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ओपीसी स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। ये बहुत यूनिक है सर। आपका अगर 100 करोड़ या उससे कम पेड अप शेयर कैपिटल है तो ये बहुत यूनिक है। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या राजा? हाँ, आपका एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सक्लूडिंग 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल। मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड वाले बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या स्पीड पे देख रहे हो तुम मेरे लेक्चर? जस्ट फॉर माई नॉलेज मेरे को कमेंट में बताना, कोई है जो 1x, 0.75x, 1.5x, 2x, 0.5x किस पे चल रहा है? बताना जरा। मेरे को नहीं लगता आप 1.1x से ज्यादा जा पा रहे होंगे। बताना जरा मेरे को अपना स्पीड। सुनो सर, मेरी बात सुनो, मेरे को जानना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि मैं अपने मैक्सिमम स्पीड पे हूं। मेरी बात समझना सर, 4 कंपनी को आपने एक्सक्लूड कर रखा है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिनका 100 करोड़ या उससे कम का पेड अप शेयर कैपिटल है। अब मेरी बात समझना दोस्तों, उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर आपका लिमिट जो होता है ना 20 का, वो एक पार्टनर के हिसाब से होता है। तो अगर एक फर्म में 4 पार्टनर है तो फर्म की लिमिट कितनी हो जाएगी? 80, क्योंकि एक पार्टनर का 20 का लिमिट होता है। सर 4 कंपनी नहीं आते, ओपीसी स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड तुम सुन ही नहीं रहे हो, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है। उसके बाद सर, अगर आप फ्रॉड के लिए कन्विक्टेड हो तो जिस दिन कन्विक्ट हुए उस दिन से 10 साल तक भूल जाना ऑडिटर। जिस दिन कन्विक्ट हुए उस दिन से जिस दिन कन्विक्ट हुए उस दिन से 10 साल के लिए भूल जाना। और उसके बाद आप अगर 144 वाले सर्विस देते हो, समझ रहे हो, 144 वाले सर्विस रेंडर करते हो कंपनी को, उसके सब्सिडरी को, उसके होल्डिंग को, एसोसिएट कवर नहीं होता है। आप एसोसिएट को दे सकते हो, पर कंपनी, सब्सिडरी और होल्डिंग को 144 वाले सर्विस देते हो ना, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। सर ये पॉइंट ए से आई है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर इधर देखो, ए बॉडी कॉर्पोरेट, बीसी ओई पीई ऑफ ओई, ओई पीई ऑफ ओई। ना तो मैं, ना मेरा रिलेटिव, ना मेरा पार्टनर 3 चीजें करता है। सिक्योरिटी होल्ड करता है, इंडेटेड है, गारंटी, सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, इंडेटेड है, गारंटी। ई बिजनेस रिलेशनशिप। सर ई बिजनेस रिलेशनशिप, सर ई बिजनेस रिलेशनशिप ऐसा याद कर लो, ई इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस कर रहे हो, रिलेशनशिप है, ऐसा सच नहीं है पर याद कर लो, ई बिजनेस का रिलेशनशिप है। पर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, आर्म्स लेंथ प्राइस में, तो इग्नोर कर दो। प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर रहे हो तो इग्नोर कर दो। उसके बाद आ जाओ ई के बाद एफ। एफ में नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। एफ मतलब एफ से जो आते हैं ना वर्ड, आपको उससे याद करो, एफ नेपोटिज्म मतलब नेपोटिज्म नहीं करना है। उसके बाद जी। जी क्या है सर? पर्सन जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, जो आपका जहां हर जगह जी हजूरी कर रहे हैं। जी हजूरी मतलब हाँ सर, हाँ सर कर दूंगा मैं, तो वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, उसको मत लेना। और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के साथ ही 20 लिमिट की बात की गई है। उसके बाद एच। सर एच, हाँ मैं फ्रॉड किया तो 10 साल के लिए जेल जा और 10 साल तक तू ऑडिटर मत बनना। और उसके बाद आई। सर आई में क्या? आई मतलब इफ आई रेंडर 144 वाला सर्विस, आई विल बी डिस्क्वालिफाइड। If I render 144 वाला सर्विस, I will be disqualified. Sir, this was an attempt to make you remember the clauses also. एग्जाम में लिखोगे ना, इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आपको कोई बोल दे, सर अगर मैं एक पर्सन है, उसका रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है, उसका पर्सन रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है, आपको याद आएगा नेपोटिज्म और आपको याद आएगा एफ नेपोटिज्म, तो आपको याद आ गया एफ। तो आप लिख सकते हो 143 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू एड। अब आगे बढ़ते हैं सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अगर आप कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन बाद में अट्रैक्ट करते हो ना, तो जब आप डिस्क्वालीफाई हुए उस दिन इमीडिएटली आप अपना ऑफिस वेकेट करोगे। आप जैसे ही अपना ऑफिस वेकेट करोगे, तरीका थोड़ा कैजुअल हो जाएगा, कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी और आपको पहला वाला 139 का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा।
अरे समझे क्या? हाँ सर, अब मेरी बात सुनो सर, रेम्यूनरेशन का पॉइंट 142 रेम्यूनरेशन का क्या कहता है सर? एक ऑडिटर को रेम्यूनरेशन मिलेगा, जो भी उसका रहने का, खाने का, पीने का खर्चा है, वो सारा उसका रेम्यूनरेशन का हिस्सा माना जाएगा। पर सर, अगर वो कोई और सर्विस दे रहा है, ऑडिटर के अलावा कोई और सर्विस दे रहा है, जैसे टैक्स ऑडिट का हो गया, तो उसके फीस को यहाँ पे रेम्यूनरेशन नहीं माना जाएगा। सर ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? सर फर्स्ट ऑडिटर है तो बोर्ड, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो शेयर होल्डर, मतलब जो अपॉइंट करते हैं वो डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर है तो बोर्ड, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो आपके शेयर होल्डर। अब मेरे को ये बताओ सर, आपने एक ऑडिटर को एंगेज किया, एंगेज जब आप करते हो तो आपने उसके साथ क्या साइन किया? एंगेजमेंट लेटर साइन किया। सर जब आपने एंगेजमेंट लेटर साइन किया, आपने उसमें लिख दिया फीस टू बी डिसाइडेड म्यूचुअली लेटर। इज इट अ वैलिड एंगेजमेंट लेटर? हाँ सर, जी हाँ, ये एंगेजमेंट लेटर जो मैंने बोला वो एकदम भारी वैलिड है, कोई चिंता ही नहीं है सर। आपको मेरी बात समझ में आई? उसके बाद 142 के बाद 143 पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद आ जाओ एक बार 144 में। मेरी बात सुनो, 144 क्या कहता है सर? 144 कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात सर, 144 कहता है, इधर देखो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। सर 144 कहते हैं ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। सर ऑडिटर कौन से सर्विसेज नहीं देगा, ये मैंने आपको याद करवाने के लिए क्लास में बताया था। सर ऑडिटर ना कंपनी को, उसकी होल्डिंग को और उसकी सब्सिडरी को ये सर्विसेज नहीं देगा। एसोसिएट को दे सकते हैं सर, ये बात ध्यान रखना, पर आप अपने होल्डिंग और सब्सिडरी को नहीं दोगे। सर कौन सा सर्विस, किस बीएफओ क्या है सर? के, पहले मैं आपको ऐसे ही रीड करवा देता हूं, फिर मैं आपको दिखा दूंगा। के अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का सर्विस मत देना। आई इंटरनल ऑडिट का सर्विस मत देना। एस सिस्टम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन का और इंप्लीमेंटेशन का सर्विस मत देना, वो तो तेरे को चेक करना होता है ना, तो उसको बनाने में क्या हेल्प कर रहे हैं। ए एक्चुअल सर्विस मत देना। बी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और बैंकिंग सर्विस मत देना। एफ सर बोलो, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, जो भी फाइनेंशियल सर्विस आउटसोर्स किया गया है वो आप रेंडर मत करना। एम सर मैनेजमेंट सर्विस मत देना। और ओ सच अदर सर्विस एज इट में डीम फिट। सर आप ओम जो आपका बॉयफ्रेंड है उसको किस मत करना। किस अबीएफ ओम, सर इसको याद कर लो। सर यहाँ पे देखो क्या क्या है किस का भी, और मैंने इसको रखा भी लॉ के सीक्वेंस में। सर के अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, आई इंटरनल ऑडिट, एस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन, ए एक्चुअल सर्विसेज, बी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और बैंकिंग सर्विसेज, एफ आपका रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ओ आपका अदर्स, एंड एम मैनेजमेंट सर्विसेज। ये क्या हो गया सर? ये सारे सर्विसेज आप नहीं दे सकते। ओए राजू, ओ हीरो, सर ना तो डायरेक्टली देना ना इनडायरेक्टली। मतलब मैं ऑडिटर हूं तो मैंने बोला चल मैं नहीं देता, मेरे भाई को लगा देता हूं। नहीं सर, ना तो मैं दे सकता हूं, ना ही मेरा कोई रिलेटिव दे सकता है, और ना ही कोई ऐसी एंटिटी दे सकती है जिसमें मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ना तो मैं दे सकता हूं, ना तो कोई ऐसी एंटिटी दे सकती है जिसमें मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब आपने 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ा है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब आपका या तो 20% वोटिंग पावर है या आपके पास पार्टिसिपेशन राइट्स है। तो सर मैं अगर उसका एंटिटी में इन्फ्लुएंस रखता हूं तो वो भी नहीं बन सकता ये सब काम करने के लिए। सिमिलरली अगर आप एक फर्म हो तो ना तो फर्म दे सकता है, ना उसके पार्टनर दे सकते हैं, ना पार्टनर के रिलेटिव दे सकते हैं, ना ही पार्टनर का जिस एंटिटी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो दे सकते हैं। कोई भी ये सर्विस नहीं दे सकता सर। प्रोहिबिशन माने प्रोहिबिशन। पर सर याद रखना, सर याद रखना, सर क्या मैं टैक्स ऑडिट का काम कर सकता हूं? हाँ, वो प्रोहिबिटेड नहीं है। क्या मैं जीएसटी ऑडिट कर लूं? हाँ, वो प्रोहिबिटेड नहीं। क्या सर मैं सीएमए ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट कर लूं? नहीं सर, कॉस्ट ऑडिट भी प्रोहिबिटेड नहीं है। पर जब आप कॉस्ट ऑडिट के लिए 148 पढ़ते हो, वहां लिखा है कॉस्ट ऑडिटर सिर्फ एक सीए में करेगा, तो आप चाह के भी कॉस्ट ऑडिटर नहीं कर सकते अगर आप एक सिर्फ सीए हो। अगर आप सीए और सीए में हो तो सर अलग ही डिस्कशन आ जाएगा कि आपके पास किसका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है, उस पर डिपेंड करेगा। पर अभी के लिए आप मेरी बात समझ गए। उसके बाद सर 145 बहुत इजी। 145 कहता है ऑडिटर रिपोर्ट पे साइन करेगा। साइन तो करेगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, जब वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहे हैं, अगर उसने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हाईलाइट किया है, एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन which has adverse effect on the functioning of the company, where a company has entered into a financial transaction which has adverse effect on the functioning of the company। क्या मतलब सर? मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था, अडानी अगर ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस खरीद रहे, 20,000 करोड़ खर्चा किया, पर वो एक डेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वहां से कोल निकाल के इंडिया जब इंपोर्ट करेगा ना, उसका इतना खर्चा लग जाएगा, उसके आधे रेट में इंडिया में बिक रहे हैं। तो सर जो अडानी ने ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है 20,000 करोड़ का, इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो आपका ऑडिटर क्या करेगा? उसको हाईलाइट करेगा। कैसे? वो मीटिंग में पढ़ के बताएगा। जब मीटिंग में जाएगा ना, ही विल रीड आउट लाउड, और उसको मेंबर के इंस्पेक्शन के लिए ओपन भी करके रखेगा। अरे समझे क्या?
उसके बाद मैंने क्या कहा सर, ऑडिटर जनरल मीटिंग अटेंड करेगा, या तो खुद चले जाना या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देना, और ऑडिटर का उसमें राइट टू बी हर्ड होगा। तो बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस दैट कंसर्न्स हिम एज एन ऑडिटर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब बात होगी, ऑडिट रिपोर्ट की जब बात होगी, तो उसको सुनने का मौका मिलेगा, उसको बोलने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों लास्ट में 147, 147 क्या कहते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। 147 क्या कहते हैं, 147 कहते हैं पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन में आपको, या तो आप कंपनी हो या आप ऑडिटर हो, अगर आप कंपनी हो और आपने सेक्शन 139 से लेकर 146 का, इसके पहले के कोई भी सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया, तो फाइन लगेगा 25,000 से 5 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 10,000 से 1 लाख कम कर दिया सर। पर ये पेनल्टी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। नहीं को लगेगा 25,000 से 5 लाख, 25 से 5, 25 से 5, और आपके ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 10,000 से 1 लाख। पर सर अगर ऑडिटर की बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऑडिटर का इंपॉर्टेंट है सर। ऑडिटर को जनरली लगेगा 25,000 मिनिमम, और कहां तक का, 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन। मतलब आप देखो ये वाला और ये वाला फाइन सिमिलर है, बस फर्क ये है यहाँ पे हमने 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन को भी डाल दिया कंपैरिजन में, और विचएवर इज लोअर डाल दिया। पर सर अगर आप इसी चीज को फ्रॉड करने के इरादे से, नोइंगली और बिल्कुल डिसीव, धोखा देने के इरादे से अगर कोई गलती कर रहे हो ना, जैसे पीडब्ल्यूसी ने किया था, पीडब्ल्यूसी ने ऑडिट रिपोर्ट में साइन किया था सत्यम के धोखा देने के इरादे से, तो सर तब तो जेल की भी बात आएगी 1 साल तक की, एंड फाइन लगेगा 50,000 रुपए मिनिमम, 25 नहीं 50, अप टू 25 लाख रुपए, 5 लाख का 25 लाख हो गया, और 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन। मतलब आप देखो सर लगभग यहाँ पे डबल हो रहा है, लगभग डबल हो रहा है, 25 का 50 हो गया, और 4 का 8 गुना हो गया, लेकिन 5 लाख का क्या हो गया, 25 लाख हो गया। तो सर ये फर्क है, देख लेना। और तो और फाइन और जेल तो लगेगी लगेगी, साथ में तू अपना रेम्यूनरेशन भी रिफंड करेगा, और चौथा जिसका भी नुकसान हुआ है ना, उसको डैमेजेस भी कॉम्पेंसेट करेगा तू। मतलब इसमें तेरा घर चला जाएगा, इसमें तेरा घर चला जाएगा। उसके बाद सर बस इतना ही है, इतना ही है। 148 पे आते हैं, पर 148 पे आने के पहले 143 पे आ जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, 143 में आपको अपने क्लास के नोट से पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग भी घर में इस तरह का चार्ट जो है बना सके। प्लीज 143 अपने क्लास के नोट से खोल लीजिए। ये देखो सर, हमने ये बेहतरीन चार्ट क्लास में बनाया था, तो ये आप लोगों को क्लास के नोट से पढ़ना है, इससे आपको बहुत स्मूथ रिवीजन हो जाएगा। सर जो बच्चे क्लास में नोट्स नहीं बनाए हैं, या जो बच्चे मेरे क्लास के नहीं है, आप ये चीज सेम फ्लो में मेरे समरी नोट से भी पढ़ सकते हो, या आप इसको पॉज कर करके, आपको स्क्रीन तो दिख ही रही है, आपको दिख ही रहा है चार्ट इस तरीके से फैल के बनेगा। A4 साइज पेपर उठाओ और बना लो। आज सर 5 मिनट 10 मिनट लग जाए एक्स्ट्रा, पर एग्जाम के पहले अगर 10 मिनट बचेंगे ना, दैट विल बी अ लॉटरी फॉर यू। ठीक है, चले चलो सर, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। क्या कहा सर, मैंने बात किया ऑडिटर के बारे में। सेक्शन 143 किसके बारे में बात करता है, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। क्या पावर है, क्या ड्यूटीज है ऑडिटर की। दोस्तों ऑडिटर की पावर और ड्यूटीज के बारे में अगर आप बात करो, तो उसमें बहुत सिंपल है। सबसे पहला 3 पावर बहुत क्लियर है। पहला, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल द टाइम, उसकी जब मर्जी वो आके देख सकता है। ऑडिटर कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मर्जी आगे देख सकता है, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल द टाइम। दूसरा, रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर, आप इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो जो भी आपको चाहिए। और तीसरा, सिर्फ कंपनी का ही नहीं, उसके सब्सिडरी का, उसके एसोसिएट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आप एक्सेस कर सकते हो, जितना आपको कंसोलिडेशन के लिए रेलेवेंट है। फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन आप सब्सिडरी और एसोसिएट्स का भी क्या कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, पहला हो गया आपका राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल द टाइम्स। दूसरा, राइट रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो भी आपको चाहिए, और आप अपने सब्सिडरी और एसोसिएट का रिकॉर्ड्स भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द कंसोलिडेशन। सर आपको मेरी बात समझ में आई। उसके बाद मेरी बात सुनना, इंक्वायरी। सर आपको 6 चीजों पे मैंडेटरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। कितनी 6? चलो सर मेरे साथ याद करेंगे। ऑडिटर जाएगा ना ऑडिट करने, 6 बातें जरूर पूछेगा। पहला, ओए हीरो, तूने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिया है क्या? हाँ, तो लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड द टर्म्स आर नॉट प्रिजुडिशियल टू द कंपनी। मतलब तुमने प्रॉपर सिक्योरिटी ली है। सर ये लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिया है, जो दिया है उसको आपने प्रॉपर्ली सिक्योर किया है, मतलब बदले में सिक्योरिटी ली है, और आपने प्रिजुडिशियल टर्म्स तो नहीं एंटर किए। सर प्रिजुडिशियल टर्म्स क्या होते हैं? आपने कोई लोन दे दिया अपने डायरेक्टर को और बोला चाह मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए। अरे ये प्रिजुडिशियल है टू द कंपनी, इंटरेस्ट क्यों नहीं लेगा भाई? ठीक है, तो पहला, अगर आपने लोन एंड एडवांस दिया है, क्या वो प्रॉपर्टी सिक्योर है और क्या वो प्रेजुडिशियल है। दूसरा, सर पॉइंट नंबर डी देखना, क्या लोन्स एंड एडवांसेस को आपने डिपॉजिट की तरह दिखा रखा है? क्यों दिखा रखा है बे? पर इस पे इंक्वायरी होगी कि लोन्स एंड एडवांसेस को कहीं तूने डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा दिया। तीसरा, सर जो मियर बुक एंट्रीज है, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो सर बुक एंट्रीज है, क्या वो प्रेजुडिशियल है? सर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो मियर बुक एंट्रीज होते हैं, जैसे कि रीवैल्यूएशन एंट्री, आपने अपने 10 करोड़ के लैंड की वैल्यू को बढ़ा करके उसको 100 करोड़ का कर दिया, अरे ये मियर बुक एंट्री है।
तो ये देख लेना क्या वो बुक एंट्री प्रिजुडिशियल है। तीसरा, चौथा, सर अगर आपके असेट्स है जैसे कि शेयर डिबेंचर या इस तरह के असेट्स, उसको आपने क्या परचेज प्राइस से कम पे बेचा है, मतलब लॉस पे बेचा है क्या, उस पे इंक्वायरी होगी। मतलब अगर आपके पास असेट है किसी कंपनी के शेयर्स, किसी कंपनी के डिबेंचर्स, और उसको आपने परचेज प्राइस से कम बेचा है तो इंक्वायरी होगी। पर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो या बैंकिंग कंपनी हो जिसका रोज रोज का काम है ये सिक्योरिटीज पे खरीदी बिक्री करना, तो आपकी इंक्वायरी नहीं होगी, बट अदरवाइज आपकी इंक्वायरी होगी। सर चार चीजें बोली मैंने, लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है क्या, टर्म्स प्रिजुडिशियल तो नहीं है, लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा रखा है। तीसरा, सर मियर बुक एंट्रीज जो है क्या वो प्रिजुडिशियल है, मियर बुक एंट्रीज जो है क्या वो प्रिजुडिशियल है। चौथा, सर जो भी आपके असेट्स है क्या आपने कॉस्ट से कम पे बेचा है, सर यहाँ पे पूरे असेट्स नहीं कवर होते, लैंड बिल्डिंग नहीं कवर होता, सिर्फ शेयर डिबेंचर और इस तरह के असेट्स कवर होते हैं। परचेज प्राइस से कम पे बेचा है अगर हाँ तो उसकी इंक्वायरी होगी। पांचवा, सर क्या आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू अकाउंट में ऐड किया, रेवेन्यू अकाउंट मतलब पीएनएल में लेके आए हो, आप पर्सनल एक्सपेंस क्यों लेके आए हो, उस पर इंक्वायरी होगी। और छठा, अगर एक कंपनी ने यह दिखा रखा है कि मैंने शेयर्स इशू किया फॉर कैश कंसिडरेशन, शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, मैंने शेयर्स इशू किया मेरे को बदले में पैसा मिला, तो ये चेक करो पैसा मिला क्या। और अगर नहीं मिला तो तुम तो हिल जाओगे भाई अंदर से। फिर ये चेक करना वेदर द बैलेंस शीट इज ट्रू, करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। पूरे बैलेंस शीट में घुस जाना, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में घुस जाना कि भाई बाकी चीजें सही है क्या। तू अगर मेरे को बोल रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और मैं देख रहा हूं तेरा शेयर कैश आ ही नहीं रखा है, मेरी तो आत्मा हिल जाएगी भाई, मैं बोलूंगा मेरी रूह कांप उठेगी, बोलेगा क्या भरोसा करूं मैं इस पे। तो तुमको पूरा चेक करना पड़ेगा कि भैया करेक्ट है, रेगुलर है, मिसलीडिंग नहीं है। अरे समझे क्या मेरी बात, यस और नो। ठीक है, गुड सर। मेरे को बताओ 6 पॉइंट क्या है। लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिया है क्या वो प्रिजुडिशियल और प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है। दूसरा, लोन्स एंड एडवांसेस जो है क्या डिपॉजिट की तरह दिखा रखे हो। तीसरा, आपने क्या मियर बुक एंट्रीज प्रिजुडिशियल है। चौथा, क्या असेट्स जो शेयर डिबेंचर है क्या परचेज प्राइस से कम पे बेचा। पांचवा, पर्सनल एक्सपेंस को क्या रेवेन्यू अकाउंट में हिट किया। छठा, क्या शेयर अकाउंट शेयर्स आपने कैश के लिए इशू किया, अगर नहीं तो उसके अलावा, अगर कैश के लिए इशू नहीं किया है, अगर तो अगर कैश के लिए इशू किया चेक करो एक्चुअल में आया है क्या, नहीं तो बैलेंस शीट पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, सही है भी क्या। उसके बाद सर मेरी बात सुनो, आप एक ऑडिटर रिपोर्ट बनाओगे। ऑडिटर रिपोर्ट क्या होगा सर, आप बनाओगे रिपोर्ट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिनेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप क्या करोगे, एक ऑडिटर का रिपोर्ट बनाओगे। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन किया और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ऑडिटर रिपोर्ट में आप क्या क्या चीजें लिखोगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको सारे पॉइंट्स याद करवा दूंगा एबीसीडी के फॉर्मूला में। सर ए क्या होता है, सर सबसे पहले इमेजिन करो आप कौन ऑडिटर हो, आप सीए बन गए हो, सीए प्रैक्टिस कर रहे हो, आप गए कंपनी का ऑडिट करने और आप उसका ऑडिट रिपोर्ट लिख रहे हो। पहला पॉइंट लिखोगे सबसे पहला, ये रिपोर्ट आप किसको दोगे, रिपोर्ट आप दोगे शेयर होल्डर को। ऑडिटर का रिपोर्ट किसको जाएगा, शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को जब आप ये बातें बताओगे तो क्या क्या बातें बताओगे, सबसे पहला ए, आप बोलोगे कि मैंने जाके अपने मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगा। कैसे मांगा, बोला ए इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन दे, तो उसने मेरे को दिया कि नहीं दिया वो बताओ। और जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा वो बताओ। कि मैंने मांगा इंफॉर्मेशन तो मेरे को मिल गया, और जो नहीं मिला उसका इफेक्ट क्या होगा वो बताओ। दूसरा, सर आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपने ढंग से रखा है कि नहीं। बी में क्या बताओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से रखे हैं कि नहीं, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांचेस में मेंटेन है उसका पीरियोडिकल रिटर्न आ रहा है क्या। सर आपको पता है ब्रांच में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, तो आप जब ब्रांच में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो आपको समराइज पीरियोडिकल रिटर्न्स भेजने होते हैं, वो आ रहे हैं क्या। ए इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन दे। बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या चल रहा है। सी सर अगर कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई और ऑडिट कर रहे हैं ब्रांच का, सर याद रखो ब्रांच में दो तरह के ऑडिटर हो सकते हैं, या तो कंपनी ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं या ब्रांच का कोई अलग ही ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं। अगर कोई अलग ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसको एक रिपोर्ट बना के भेजना पड़ेगा कंपनी ऑडिटर को। तो ये बताओ क्या ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट भेजा, और अगर भेजा तो कंपनी ऑडिटर ने उससे कैसे डील किया। तो ए इंफॉर्मेशन दे, बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या हाल है, सी कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई अगर ऑडिट कर रहे हैं तो रिपोर्ट आया क्या और मैंने उसको कैसे डील किया। डी सर, डी धिक्कार होगा अगर आप बैलेंस शीट और पीएनएल के को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से नहीं बनाओगे। अरे मेरे को एक बात बता, जर्नल एंट्री बनाई, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, अब उसके हिसाब से बैलेंस शीट और पीएनएल नहीं बनाओगे, कैसी हरकत कर रहे हो सर। तो लॉ ने बोला धिक्कार है, डी धिक्कार है, डी से क्या धिक्कार है, अगर बैलेंस शीट और पीएनएल जो है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं कर रहा है। ई सर, यू जो तुम करते हो, ई क्या है सर, ई ये है कि अगर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एएस कंप्लायंस कर रहे हैं।
सर अगर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका एएस कंप्लाई कर रहे हैं, या पॉइंट ई में बताओगे, ए इंफॉर्मेशन दे, बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सी कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई ऑडिटर, डी दिखा रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से नहीं है, ई यू आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, एफ सर अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया जिसका कंपनी के फंक्शनिंग पे एडवर्स इफेक्ट है, कंपनी के फंक्शनिंग पे एडवर्स इफेक्ट है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करोगे। सर ये वही वाला केस है जो मैंने ऑस्ट्रेलिया वाला 20,000 करोड़ का बताया था अडानी का, वो वाले ट्रांजैक्शन के बारे में रिपोर्ट करोगे। जी जी में आप बोलोगे, डायरेक्टर्स आपके बोलेंगे जी हाँ हम 164(2) में डिस्क्वालिफाइड है, 164(2) 182 सर हम 164 में डिस्क्वालिफाइड है, कौन बोलेगा, डायरेक्टर्स बोलेंगे। एच सर एच में हद हो गई भाई, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क्स है विद रिगार्ड टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये तो हद ही हो जाएगी कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से मेंटेन नहीं कर रहे हो। और आई आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है, क्या वो एडिक्वेट है और क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, क्या वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। पर सर उस पर रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा अगर आप 1% कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, या ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड बोरिंग 25 करोड़ से कम है। नया लिमिट आगे से, नया लिमिट, टर्नओवर 25 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़ से कम और बोरिंग 25 करोड़ से कम, तो आपको आईएफएससी के बारे में रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। नॉट दैट इंपॉर्टेंट लिमिट। एक बात बता दूं, न्यू सिलेबस में एक चेंज बहुत बड़ा जो हुआ है, ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर वैसा का वैसा है, पर ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर पहले सीए इंटर ऑडिट में भी हुआ करता था, सीए फाइनल ऑडिट में भी हुआ करता था, अब दोनों जगह से हट गया। मतलब आप एक ही जगह पढ़ रहे हो, वो सीए फाइनल लॉ है, तो इसका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, अदर मैटर्स कुछ आएंगे जो आप रिपोर्ट कर सकते हो, अदर मैटर्स छोड़ो, ऊपर का याद करो। सर ए से लेकर के आई तक, ए इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दे, महंगा नहीं मिला तो क्या इफेक्ट होगा, बी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो आपका ब्रांच में अगर मेंटेन हो रहा है, पीरियोडिकल रिटर्न्स आ रहे हैं क्या, सी कंपनी ऑडिटर के अलावा अगर कोई ब्रांच का ऑडिट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ब्रांच आपको रिपोर्ट दिया क्या ब्रांच ऑडिटर, और उसको आपने कैसे डील किया। डी सर धिक्कार है अगर आपका बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पीएनएल जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं कर रहे। ई सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस से नहीं मैच कर रहे। यू एफ सर आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसका एडवर्स इफेक्ट है कंपनी के फंक्शनिंग पे। जी हाँ मैं 164(2) में डिस्क्वालिफाइड हूं, मैं आपका चहीता ऑडिटर। एच सर एच में क्या लिखा है, हद हो गई यार, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन या एडवर्स कमेंट आ गया तो। और आई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो एडिक्वेट और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है क्या, सर ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी। जे सच अदर मैटर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। सर अदर मैटर्स में क्या आएगा, सर अदर मैटर्स में आप बेसिक बेसिक बता देना, कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मान लो कोई पेंडिंग लिटिगेशन है हम पे तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा। दूसरा कोई मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस है क्या, दिख रहा है कोई बड़ा नुकसान, उसके बारे में बता दो। सर अल्टीमेट बेनिफिशियरी का कॉन्सेप्ट बता दो कि आपकी कंपनी में अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। सर आपने कोई डीले तो नहीं किया आईपीएफ में अमाउंट ट्रांसफर करने में, आईपीएफ में अमाउंट बराबर ट्रांसफर कर दिया। सर टी डिविडेंड आपका 120, सर ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी जो याद करने की जरूरत नहीं है। सर कर लो, तो मैंने आपके लिए शॉर्टकट बनाए, वो था ना उसका मैंने बनाया ले बिड्डा, एल एल के दो है, लिटिगेशन का इफेक्ट, फोर्सिबल लॉसेस। बी बेनिफिशियरी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है बताओ। आई आपने आईपीएफ का अमाउंट जमा कर दिया था। डी डिविडेंड जो है 123 के हिसाब से है क्या। ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका ऑडिट फीचर ऑडिट ट्रेल मेंटेन करता है क्या। ये सारी चीजें आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करोगे सर। उसके बाद कोई खास बात नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन ऑडिट करता है। सर देखो ऑडिटर अपॉइंट करता है सीएनडीजी, मान लो मैं सीएनडीजी हूं तो मैं ऑडिटर अपॉइंट करूंगा, मैं उसको पूरा का पूरा डायरेक्शन दूंगा, उस डायरेक्शन के हिसाब से जाके वो एक्शन करेगा। मैं मतलब डायरेक्शन मतलब मैं ऑडिट कैसे करना है उसका डायरेक्शन दूंगा, और वो एक्शन में क्या करेगा, ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद वो आके मेरे को रिपोर्ट देगा कि सर आपने ये डायरेक्शन दिया था, मैंने उसके हिसाब से ये एक्शन लिया और इसका ये इंपैक्ट रहा, ये रिपोर्ट मेरे को आकर के मिलेगा। सर ये क्या हो गया, आपके ऑडिटर का रिपोर्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना, सीएनडीजी जब ऑडिटर के पास जाएगा तो डायरेक्ट करेगा, ऑडिटर रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा, आपका डायरेक्शन क्या था, मैंने क्या एक्शन लिया और उसका क्या इंपैक्ट है। उसके बाद सर बात करते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट के बारे में। सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है सर, जब ऑडिटर रिपोर्ट लेके आया, मेरे को लगा नहीं थोड़ा और ऑडिट करने की जरूरत है, तो मैं ऑर्डर कर सकता हूं सप्लीमेंट्री ऑडिट, जिसमें आप क्या करोगे, आप जाकर जैसे ही मेरे को ऑडिट रिपोर्ट आया उसके 60 दिन के अंदर आप जाके सप्लीमेंट्री ऑडिट करोगे। सर या तो वो भी कर सकता है या कोई और ऑथराइज्ड पर्सन भी कर सकता है। तो सर जब आपने सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर लिया तो पहले आपका ऑडिट रिपोर्ट आया था, उसके ऊपर आपका सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट आया, अब उसके ऊपर सीएनडीजी अपना कमेंट्स डालेगा और ये तीनों चीजें जो है ना वो भेज देगा सारे इंटाइटल मेंबर्स को।
और एजीएम में भी रख देगा। एक तो सारे मेंबर्स को भेज देगा और एजीएम में भी रख देगा। ये आपका सप्लीमेंट्री ऑडिट का प्रोसेस है। जब ऑडिट रिपोर्ट आया उसके 60 दिन के अंदर आप बोल सकते हो सप्लीमेंट्री ऑडिट कर रिपोर्ट दे। ऑडिट रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट, उसके उस पे कमेंट्स, ये सब लोगों को भेज देना। ये हो गया सप्लीमेंट्री ऑडिट। उसके बाद सर बात करते हैं टेस्ट ऑडिट के बारे में। टेस्ट ऑडिट मतलब क्या? सर सीएनडीजी अगर चाहे तो टेस्ट ऑडिट करवा सकता है। फर्क बस ये है, सप्लीमेंट्री ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, टेस्ट ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होता है कि फलाना कंपनी ढंग से बुक्स मेंटेन कर रही है क्या, उसका टेस्ट ऑडिट होगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होगा? सप्लीमेंट्री ऑडिट होगा। अरे फर्क कभी सुने नहीं पर समझे क्या आज? कभी सुने नहीं होगे पर आज समझे क्या? यस सर। सर ब्रांच ऑफिस के बारे में बताओ, ब्रांच ऑफिस का क्या होगा सर? ब्रांच ऑफिस सुनो, अगर आपका ब्रांच है इंडिया में कि इंडिया के बाहर है? सर पहले इंडिया की बात करते हैं। अगर इंडिया में मान लो नाला सोपारा में ब्रांच है, किधर? नाला सोपारा में, तो उधर का ब्रांच का ऑडिट या तो कंपनी का ऑडिटर भी कर सकता है, या कोई भी इंसान जो इंडिया में ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड है उसको अपॉइंट कर सकते हो वहां पे ऑडिट करने के लिए। पर अगर एक ब्रांच है जो बाहर है, कहां पे है? रशिया में ब्रांच है, तो सर रशिया में जो ब्रांच है ना उसका ऑडिट या तो कंपनी ऑडिटर करेगा जो इंडिया में है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान करेगा जो रशिया में क्वालिफाइड है ऑडिट करने के लिए। वहां का ऑडिटर जो है उसको अपॉइंट कर देंगे, वो ऑडिट करके दे सकता है। पर सर जब भी ब्रांच ऑडिटर कंपनी ब्रांच का ऑडिट कंपनी ऑडिटर करे तब तो सब सही है, पर जब कोई और करे ना तो उसको एक रिटर्न बना के भेजना पड़ता है कंपनी ऑडिटर के पास कि भैया मैंने ऑडिट कर लिया है, तो इसको अपने रिपोर्ट में अपने हिसाब से देख ले। और कंपनी ऑडिटर फिर क्या करेगा? उसको रिपोर्ट में अपने डील करेगा। कंपनी ऑडिटर क्या करेगा? अपने रिपोर्ट में डील करेगा। अरे समझे क्या राजा? डिड यू अंडरस्टैंड? And that brings us to the last part of your section number 143, which talks about 143.12, which is about fraud. मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। फ्रॉड अगर है तो क्या करेगा? अगर एक सीए को, अगर एक ऑडिटर को इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, जब वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है, तब अगर उसको पता चला कि फ्रॉड इज हैपनिंग बाय एनी ऑफिसर अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के खिलाफ फ्रॉड हो रहा है, तो वो क्या करेगा सर? डिपेंड करता है, मेरी बात सुनना। अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या? ये अमाउंट 1 करोड़ से कम है। अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। क्या है सर? अगर आप, क्या कहा मैंने? अगर 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड है तो मेरी बात ध्यान से सुनना सर। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर विल रिपोर्ट इमीडिएटली टू द ऑडिट कमिटी और बोर्ड। ऑडिटर सबसे पहले चिल्ला चिल्ला के जाके ऑडिट कमिटी और बोर्ड को बताएगा इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब 2 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 2 दिन। ऑडिट कमिटी और बोर्ड को बोलेगा तू अपना कमेंट्स दे, इस पे तू अपना रिप्लाई दे। रिप्लाई देने के लिए ऑडिट कमिटी के पास 45 डेज का टाइम है। सर ऑडिट कमिटी या बोर्ड के पास जाएंगे या दोनों के पास जाएंगे? ऑडिट कमिटी है तो उसके पास जाना, नहीं है तो बोर्ड के पास जाना। ऑडिट कमिटी है तो उसके पास जाना, नहीं है तो बोर्ड के पास जाना। 45 डेज के अंदर रिप्लाई आना चाहिए। सर अगर उनका रिप्लाई आया तो मान लो सर आपने क्या किया था, मान लो आपने ये रिपोर्ट भेजा था कि सर फ्रॉड हो रहा है कंपनी में। इस रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने रिप्लाई किया। रिप्लाई लेना, उस पर अपना कमेंट्स डालना और ये भेज देना सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पर मान लो सर आपने ये रिपोर्ट भेजा था, इस पे कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आप इसी रिपोर्ट के ऊपर अपना कमेंट डालना और क्या भेज देना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सामने वाले से कोई रिप्लाई नहीं आया है। पर बात आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो जाएगी कब? सर मैंने ऑडिट कमेटी को बोला 45 डेज का टाइम दिया, 45 डेज के अंदर रिपोर्ट आ गया। जैसे ही उनका रिप्लाई आया उसके 15 दिन के अंदर मैं अपना कमेंट्स ऐड करूंगा और मैं सीजी को भेज दूंगा। तो सर देखो 15 दिन के अंदर आप क्या भेज रहे हो? जो आपका रिपोर्ट था, उसका जो रिप्लाई था सामने वाले का, और उस पर आपका कमेंट्स, ये आप भेज देना। पर सर भेजने का तरीका क्या होगा? कैजुअल नहीं, बहुत फॉर्मल तरीका है। सुनो सर, भेजने का तरीका थोड़ा फॉर्मल है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्रेटरी को भेजोगे, एमसीए का सेक्रेटरी या एमसीए जो एक डेजिग्नेशन होता है उसको भेजोगे। आप रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट से भेजोगे, आरपीएडी और स्पीड पोस्ट, एंड उसके साथ साथ ईमेल भी भेजना। मतलब दो चीजें, एक तरफ से पोस्ट भी गया, एक तरफ से ईमेल भी गया। सर कौन से फॉर्म में? एडीटी 4 में, 1 में अपॉइंटमेंट, 2 में रिमूवल, 3 में रेजिग्नेशन, 4 में फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। तो सर 4 में आप क्या करोगे? एडीटी 4 में भेजोगे, उसमें ऑडिटर साइन करेगा अपने खुद के लेटर हेड में, अपना मेंबरशिप नंबर भी लिखेगा और तभी जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। समझे क्या मेरी बात? पर सर अगर सामने वाले ने रिप्लाई ही नहीं किया तो भी जैसे ही 45 डेज खत्म हो जाएगा उसके 15 दिन के अंदर सीजी के पास चले जाना, अपना रिपोर्ट लेके और एक स्टेटमेंट डाल देना कि मैंने तो रिपोर्ट किया था पर सामने वाले ने कमेंट नहीं किया है। उसके बाद जो करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगा। पर दोस्तों अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो लॉ कहते हैं घर की बात घर में ही सुलझा दो, शेयर होल्डर तक बात ले जाओ, सरकार तक जाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे? जैसे ही ऑडिटर को पता चला 40 लाख रुपए का फ्रॉड हो रहा है तो वो क्या करेगा? वो अपना रिपोर्ट बना के इमीडिएटली देगा ऑडिट कमिटी और बोर्ड को। सर ये जो रिपोर्ट है इसमें आप तीन चीजें लिखोगे, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड पर्सन इन्वॉल्व। नैप, नेचर, अमाउंट, पर्सन इन्वॉल्व। सर ये तीनों लिखने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑडिट कमिटी क्या करेगा?
सर ऑडिट कमिटी क्या करेगा? सर ऑडिट कमिटी क्या करेगा? एक्शन लेगा। एक्शन में क्या है? जो पर्सन इन्वॉल्व था उसको या तो निकाल देगा या रखा रहेगा। सर जो भी है, अब आप अपना बोर्ड रिपोर्ट बनाओगे। कौन सा वाला? 134 वाला बोर्ड रिपोर्ट। उसमें लिख देना नेचर, अमाउंट, पर्सन इन्वॉल्व। पर अगर पर्सन इन्वॉल्व पे आपने एक्शन ले लिया तो आप पर्सन इन्वॉल्व का नाम मत लिखना, आप रेमेडियल एक्शन लिखना कि क्या एक्शन लिया, ताकि वो लोग बदनाम ना हो, पर हम ये बता दें कि भैया उनको निकाल दिया, अब तुम टेंशन मत लो। सर समझ आ रहा है कि आपको मेरी बात? ये क्या हो गया जब फ्रॉड लोअर अमाउंट का है? सर एक बात समझना, ये प्रोविजन जो है सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट तीनों का अप्लाई होता है। सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट तीनों का अप्लाई होता है। दूसरा, सीए को तब अप्लाई होता है जब इन द कोर्स उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट करते वक्त कुछ पता चला। अगर अलग से मैनेजमेंट ने आके कुछ बता दिया, अगर अलग से मैनेजमेंट ने आके फ्रॉड के बारे में बता दिया, ऑडिट के दौरान नहीं, अलग से मैनेजमेंट ने बताया, तो वो उसके लिए 143(12) टेक्निकली अप्लाई नहीं हो रहे, लिटरली अप्लाई नहीं हो रहे। और तीसरा सर, जब भी आप फ्रॉड का रिपोर्टिंग जाके सीजी को करोगे, कोई आप पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी का इल्जाम नहीं लगा सकता। मतलब क्या? मैंने जाके सीजी को खबर दी कि अडानी में फ्रॉड हो रहा है, और पता चला अडानी ने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी का केस कर दिया कि तूने कैसे बताया, तू तो कॉन्फिडेंशियल रखना था ना। मेरे ऊपर कोई भी ये केस नहीं कर सकता। वो लिखा है नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी इफ रिपोर्टिंग टू सीजी इज डन इन गुड फेथ। मतलब मेरे को लॉ में लिखा था कि रिपोर्टिंग करना है, मैंने कर दिया, तो मेरे को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं माना जाएगा। और अगर आपने इसका कॉन्ट्रावेंशन किया तो सर लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर को 5 लाख का और अदर देन लिस्टेड कंपनी को 1 लाख का पेनल्टी लग जाएगा। सर ये बात याद रखना, 5 लाख और 1 लाख, ये पहला ऐसा लिमिट है जहां पे लिस्टेड और अनलिस्टेड के लिए अलग अलग पेनल्टी दी है। सर इसके बाद मेरी बात सुनो, मेरा आई एम लेट फॉर माई नेक्स्ट क्लास। 148 का मैं आप लोगों को रिविजन ऑडियो दे रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम लिंक पे जाइए, मैं आपको वहां पे थोड़ी देर के अंदर आपको कॉस्ट ऑडिटर का 148 का रिवीजन अपलोड करके दे दूंगा। टेलीग्राम लिंक अभी नहीं मिलेगा, मैं पहले लिंक डाल दूंगा, उसके बाद आप जा सकते हो, थोड़ी देर बाद चेक कर लेना, पर अभी के लिए यहां तक का काफी है। सर आज का आपका डीपीक्यू नोट कर लो प्लीज। रुक जाओ, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। सर आज का डीपीक्यू आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 आज का आपका डीपीक्यू है। और मेरी बात ध्यान से सुनना सर, जाते जाते आपको एक छोटा सा मोटिवेशन का डोज देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं आप लोगों को ये समझा समझा करके बहुत बार बोला हूं दैट यू हैव टू फोकस मोर ऑन कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। ये जो आपका कुछ दिन बहुत पढ़ाई अच्छे से हो रही है और कुछ दिन पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। आपको कंसिस्टेंट वाली फिलॉसफी नहीं समझ आ रही है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आज 10 घंटा पढ़ना बहुत अच्छा, आज 10 घंटा पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज 10 घंटा में जोश में पढ़ लूंगा, पर मेरे को यह बड़ी बात है कि मैंने आज अगर 10 घंटा पढ़ा ना, तो कल मैं 10 घंटा 1 मिनट पढ़ू बस। पर वो 1 मिनट ज्यादा पढ़ू नहीं भी तो 10 घंटा पढ़ू, कल वो 10 घंटा पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, आज 10 घंटा पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मेरी बात सुनो, जब भी आप अपनी कोई प्लानिंग कर रहे हो ना, भले आप अपना अग्रेशन थोड़ा कम कर दो। मतलब आपको लग रहा है दिन में 11-11 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही है, 8 घंटा कर लो, पर वो 8 घंटा ना बिना चूक के उसको कंसिस्टेंटली करो। एंड देन व्हेन यू डू इट, यू विल सी वट एवर डिजायर्ड रिजल्ट यू वांट, यू विल गेट इट, नो मैटर कितनी बुरी हालत क्यों ना हो आप। सर मैं जब अपना इंटर आर्टिकलशिप करता था तो मेरी हालत बहुत बुरी थी जब मैं सीए फाइनल के प्रिपरेशन लीव के लिए जा रहा था। बहुत बुरी, मतलब बहुत क्लासेस नहीं हुए, बहुत नोट्स लिखे हुए नहीं है, टीचर्स का नाम भी नहीं पता, आधा सब्जेक्ट का नाम नहीं पता ढंग से, ऐसी हालत थी। और उस समय जब मैंने क्या किया, जब मैंने अपना ऑफिस छोड़ रहा था तो मैंने अपने सीनियर, मेरा सीनियर था उसका नाम था जिग्नेश, उससे मैंने पूछा जिग्नेश एक छोटी सी बात बताओ, मेरी अभी बहुत तैयारी हुई नहीं है, पर मैं अगर कोशिश करूं तो क्या मैं रैंक के लिए टारगेट कर सकता हूं? तो वो जिग्नेश जो था वो उसको तो 3-4 अटेम्प्ट लगे थे फाइनल में। तो उसने कहा देख शुभम, मेरे को इसके बारे में तो नहीं पता कि तू रैंक के लिए टारगेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि आई माई सेल्फ जस्ट पास, मतलब मेरे को 4 अटेम्प्ट लगे, तो मैं ज्यादा बता नहीं सकता। पर हमारे गुजराती में ना एक कहावत है, और वो कहावत सुनने शायद तेरे को समझ आ जाए। हम कहते हैं गुजराती में, निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। इट मीन्स दैट यू एम फॉर समथिंग लेस एंड यू मिस इट, यू एम फॉर समथिंग हाई एंड यू मिस इट, दैट्स फाइन। मैंने रैंक के लिए सोचा था, नहीं आई कोई बात नहीं, पर मैंने रैंक का सोचा ही नहीं, इसकी माफी नहीं मिलती। मैंने अच्छे स्कोर लाने का सोचा ही नहीं, इसकी माफी नहीं मिलती। तो दोस्तों ये जो निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान था ना, दैट स्ट्रक मी सो हार्ड। मेरे टेबल के सामने पूरे 6 महीने तक वो पेपर लगा हुआ था, निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान।
और सर सिर्फ निशाना लगाने से नहीं होगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जब तुम अपना अटैक करो तो सामान निशाने पे लगे। तो सिर्फ निशान बनाने से नहीं होगा। तो देर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न: सेट योर गोल्स हाई एंड वर्क इवन हार्डर टू अचीव दैट हायर गोल्स, and then nothing is going to stop you from becoming a successful chartered accountant, nothing at all. ठीक है, चलो, with that positivity and on that great note we will end this session. I really hope this session was helpful for you. I will see you in the next session. Until then, take care. Do make sure that आप वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट पे जरूर बताना कैसा लगा, बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू योर अप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन टू कीप higher goals and achieve them. ठीक है, चलो guys, thank you so much. I'll see you in the next video. Until then, take care. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.